तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक है आज आपकी चर्चा में। तो सबसे पहले बिजनेस लाइन, हिंदू, हर एक अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस, आज जीडीपी का जो डेटा आया हुआ है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी एक्चुअल में क्या रहेगी, उस विषय पर बातचीत की गई है। तो जीडीपी पर चर्चा, जीडीपी की ग्रोथ पर चर्चा, और बहुत ही एडवांस टॉपिक है ये जीडीपी का डेटा। एडवांस टॉपिक क्यों है? क्योंकि इस पर हर वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं ऑलमोस्ट, और प्रीलिम्स के लिए भी होता है यह महत्वपूर्ण। नेशनल इनकम, तो आज दोनों ही हिसाब से इसको हम लोग करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद रुपए की जो कीमत है डॉलर के मुकाबले, उस पर फिर से एक टॉपिक आया है, पीछे कई बार कराया गया है, फिर से एक बार इस पर चर्चा प्रीलिम्स की निगाह से, क्योंकि प्रीलिम्स में मुझे 100% यह है कि इस बार इस विषय पर प्रश्न आएगा ही आएगा। नदी जोड़ो परियोजना की क्या चुनौतियां हैं, रिवर लिंकिंग चैलेंजेस, यह भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 हर जगह जाकर के जुड़ेगा, और प्रीलिम्स के लिए भी इसमें बहुत से एंगल है। यह भी बिजनेस लाइन का टॉपिक है। फिर जो तिब्बत में भूकंप आया है उसके बारे में चर्चा फॉर प्रीलिम्स की। चीन के भूकंप का स्थान क्यों मायने रखता है, भारत के लिए उसके क्या मायने हैं। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी यूनिट आप सबके सामने है, यानी महत्वपूर्ण भू भौतिकीय घटनाएं, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना, जिसके अंतर्गत भूकंप स्वयं एक सिलेबस में लिखा ही हुआ है। तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ढेर सारे विषय हैं। इन सभी विषयों पर हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे स्कूलों में एनरोलमेंट की कमी, जीएस पेपर 2 शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधन। इसके साथ साथ यानी हायर एजुकेशन, ये यूजीसी की एक पॉलिसी पर चर्चा है, तो हायर एजुकेशन पर चर्चा है, उसी के साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन पर भी चर्चा है, और पाकिस्तान की अफगान नीति के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, और जीएस पेपर 2 यानी आईआर। और अध्ययन से पता चला, यानी डाउन टू अर्थ में, केरल के आर्द्र भूमि में बेडर पक्षी प्रजातियों में कमी आई। ये बेडर पक्षी प्रजाति क्या है, प्रीलिम्स के लिए स्पीसीज पर खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर एक संभावना व्यक्त की गई है कि अंतिम जीडीपी आंकड़े बेहतर हो सकते हैं, फाइनल जीडीपी नंबर्स कुड इंप्रूव। इसका मतलब है कि अभी जो आंकड़ा आया है वो फाइनल आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जीडीपी की एक तस्वीर, हमारी इकोनॉमी की एक तस्वीर हमारे सामने रखता है। आप देख सकते हैं हर एक अखबार में, यानी ये हो गया आपका बिजनेस लाइन। फिर हिंदू, जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.4% इस बार रहेगी, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम है, और पिछले वर्ष में तो 8.2% रही थी, तो उससे तो काफी कम है, तो 6.4% रहेगी। तो जीडीपी की ग्रोथ रेट पर हम क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में भी नवीनतम जीडीपी अनुमान भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या बताते हैं, कि भारत की अर्थव्यवस्था आज कहां खड़ी है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये सर इतने सारे टॉपिक आप दे रहे हैं, एक्चुअल हम इसे क्यों पढ़ें? हम कहेंगे भाई पहले एक बार जरा टॉपिक आप डिस्कशन पर निगाह रखी जाए, और फिर हम लोग बातचीत करते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि का पहला अनुमान जारी किया, और कहा है कि इस वित्त वर्ष यानी 24-25 में जीडीपी की ग्रोथ रेट रहेगी 6.4%। पिछले साल 8.2% की ग्रोथ रेट थी, उससे ये काफी कम है, और पिछले 4 सालों का अगर हम डेटा लें तो यह सबसे निम्नतम यानी सबसे कमजोर जीडीपी समृद्धि दर है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जब फाइनेंशियल ईयर का अंत होगा मार्च में, तो तब तक डेटा और मजबूत हो जाएगा। तो एक आशावादी संदेश हमेशा किसी भी रिपोर्ट में छुपा रहता है, वो एक बात आ गई। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहली चीज आपने सीखी कि कितनी रहेगी। अब दूसरी चीज होता है कि भाई ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों हम इस टॉपिक को मेंस के लिए पढ़ें, क्यों हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ें। तो मेंस के लिए कैसे पढ़ें आपके सामने रखने जा रहा हूं, और इसी के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी कैसे पढ़ें वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सिलेबस है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ग्रोथ, देख सकते हैं हिंदी में गलत लिखा हुआ सिलेबस, इंग्लिश में ग्रोथ देख सकते हैं, यानी ये ग्रोथ मतलब वही जीडीपी की ग्रोथ, और लगातार जीडीपी शब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न पूछा गया। तो इसका मतलब ये जो हम इस फाइनेंशियल ईयर 2024
और 25 में पढ़ रहे कि 6.4% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, तो इसका मतलब है कि यह इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तब आपको मजा आ गया कि हाँ सर जुड़ा हुआ। इसके साथ साथ अगर हम प्रीलिम्स के लिए ध्यान देंगे तो प्रीलिम्स में नेशनल इनकम, मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय, जहां से एक क्वेश्चन तो पक्का होता है, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वहां पर भी जीडीपी से जुड़ी हुई चीजें, खासकर ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड पूछता है इकोनॉमिक्स में। कैसे पूछता है जरा आप विचार कीजिए। पीछे के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने यानी पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आपने क्या नोटिस किया होगा? आपने क्या नोटिस किया होगा? ट्रेंड पूछता है कि पिछले 5 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से लगातार जीडीपी ग्रोथ ऊपर की तरफ ही रही है, नीचे की तरफ रही है, ऐसा पूछता है ना ट्रेंड। तो आपको पता लग गया कि 4 साल में सबसे निम्नतम है, तो इसका मतलब जीडीपी समृद्धि में उतार चढ़ाव का डेटा आता रहता है। यह प्रश्न आ चुका है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें प्रीलिम्स का ट्रेंड भी यहां से देखने को मिल रहा है, दोनों चीजें हैं। अब थोड़ा और गहरे स्तर पर चला जाए, आपको बताया जाए कि क्या पीवाईक्यूज इस बात के बारे में बताते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं जीडीपी से। जी हां, तो जैसे 2021 में आपसे पूछा गया था, जो जीडीपी की गणना है, जो 2015 के पहले हम कैसे जीडीपी को कंप्यूट करते थे, यानी जीडीपी का आकलन करते थे, और 2015 में हमने क्या चेंज लाया, तो ये आपसे पूछा गया। एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें स्वाभाविक रूप से इस चक्कर में नहीं पड़ना, बट केवल यह जानना है जीडीपी जो मैंने कहा है कैसे वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जरा इस क्वेश्चन पर निगाह डालिए 2017 का। भारत की संभाव्य समृद्धि के अनेक कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है, क्या आप इससे सहमत हैं? समृद्धि संभाव्यता के अन्य कौन से कारक उपलब्ध है? Among several factors for India's potential growth, कह रहा सेविंग बहुत महत्वपूर्ण है। किसमें? जीडीपी की ग्रोथ में। अब सेविंग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर आपके पास, अगर आप इकोनॉमी का कैरेक्टर देखते हैं, ये सब प्रश्न समझिए, तब इस टॉपिक के साथ हम और अच्छे से जोड़ेंगे, तब और मजा आएगा। मेरे बच्चों, हम जीडीपी ग्रोथ इंजन की जब बात करते हैं, यानी जीडीपी ग्रोथ इंजन, जीडीपी समृद्धि इंजन, जैसे इंजन होता ना ट्रेन का, ठीक है, पूरी बोगी को लेके चलता, वैसे ही जीडीपी की समृद्धि, यानी जो 6.4% आप पढ़ रहे हैं, या इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने 8.2% की ग्रोथ रेट देखी, तो इस ग्रोथ के कुछ ड्राइवर्स होते हैं। यानी ये जो ग्रोथ है, इसको आप रेलगाड़ी का डिब्बा समझिए, और रेलगाड़ी का इंजन जो डिब्बे को खींच रहा है, ठीक है, वो सब क्या हो गए, यानी ये जो आपके सामने अब लिखने जा रहा हूं। तो ढेर सारे इंजन होते हैं, उनमें से एक इंजन होता है, और वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी निजी अंतिम उपभोग व्यय, पीएफसीई उसे बोलते हैं। यानी हमारी जीडीपी अगर टोटल ये 6.4% का जो डेटा आप देख रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, इस 6.4 को अगर हम 100 मान लें, भाई ऑब्वियस है, तो इस 100 का लगभग 58% कौन बनाता है? प्राइवेट फाइनल, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी का हाउस होल्ड सेक्टर है, घरेलू क्षेत्र है, हम और आप जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, हम मार्केट से डिमांड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हम क्या करते हैं? मार्केट से डिमांड करते हैं। तो जब हम मार्केट में डिमांड करते हैं ये, तो हम किस चीज की डिमांड करते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं की डिमांड करते हैं। अब ये वस्तुएं एवं सेवाएं बनती कैसे हैं? तो ये लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन चारों के मिलने से बनती। तो जब यहां से डिमांड होती है तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऑब्वियस है लोगों को रोजगार भी मिलता है, लोगों की इनकम भी बढ़ती, फिर वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। तो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, तो हां खैर, अब ये बचत दर, क्या अगर हमारे पास पैसा नहीं है, यानी इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है,
मुद्रास्फीति की स्थिति है कि नहीं पिछले कई वर्षों से, कोविड के बाद तो खासकर। तो ऐसे में यहां पर जो हम लोग हैं, हमारा खर्चा कम हो रहा है, हम मार्केट में डिमांड कम कर रहे हैं। तो जब मार्केट में डिमांड कम करें, इसका मतलब है कि हमारे लोगों के पास बचत दर है नहीं। यानी अगर सेविंग अच्छी नहीं है तो क्या हम डिमांड कर पाएंगे? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आप कहेंगे नहीं सर, अगर सेविंग नहीं है तो हम मार्केट से डिमांड नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो पहले 100 वस्तुओं की करते थे, अब 50 की करेंगे। तो वैसे में गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन भी 50% रिड्यूस होगा, और अगर ये रिड्यूस होगा तो 50% लैंड का यूज भी कम होगा, रॉ मटेरियल का यूज भी कम होगा, लेबर का यूज भी कम होगा, कैपिटल का भी यूज कम होगा, एंटरप्राइज का भी यूज कम होगा। यही विषय इस प्रश्न में घुसा पड़ा है। बचत दर सर्वाधिक प्रभावी, पैसा होना चाहिए, तभी यह पैसा हम क्या करेंगे, इकोनॉमी में लगा पाएंगे। अगर हमारे पास सेविंग नहीं, इसीलिए कहा जाता है इन्फ्लेशन इकोनॉमी की दुश्मन है। अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, और अब आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग वगैरह क्यों अपनाया, ठीक है। तो ये सॉरी, इसी हिसाब से आपको समझना। फिर पोटेंशियल जीडीपी के बहुत से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। संभावित, एक प्रश्न और आया था जो यहां लगा नहीं है, संभावित सकल घरेलू उत्पाद के निर्धारक। तो संभावित सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी में एक निश्चित वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन होता है बिना मुद्रास्फीति के दबाव के, यानी लो इन्फ्लेशन स्टीडी जीडीपी ग्रोथ इज इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी। और अब कह रहा है इसके बहुत से डिटरमिनेंट्स होते हैं। तो पोटेंशियल जीडीपी के जो डिटरमिनेंट्स होते हैं उनमें से एक बचत दर आपके सामने आ गया। बचत दर क्यों महत्वपूर्ण होता है मैंने आपको बता दिया। तो जब हम इस टॉपिक पे आते हैं, यहां लिखा हुआ नवीनतम जीडीपी अनुमान भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या बताते हैं? तो ये क्या बताते हैं, यानी जो हमारी पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट है, निर्धारक है, ये उनके बारे में बताते हैं कि उनमें से कौन कमजोर है, माइनस में चल रहा है, कौन प्लस में चल रहा है। तो जैसे अभी आप पढ़ेंगे तो माइनस में क्या है, निवेश, यानी निजी निवेश की भी कमी है, और खपत यानी कंजम्पशन की कमी है। मार्केट में डिमांड नहीं है और उधर से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, दोनों चीजें नहीं है, और ये दोनों ही पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट होते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो ऑब्वियस है जीडीपी नीचे की तरफ जाएगी। अब शायद मैं आपको सिखा पा गया कि अगर हम 6.4% कह रहे हैं जीडीपी की ग्रोथ रहेगी तो क्यों रहेगी, यानी एडिटोरियल में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको मैंने सिखा दिया। एक बार सब बच्चे बताएं सीखे कि नहीं? मेरे बच्चे अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी यूपीपीसीएस वालों का जो मैं मेंस की क्लास ले रहा हूं, मैं एक जिक्र करता हूं छोटा सा, कि बच्चों ने टॉपिक मुझे भेज दिया। इसका जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं जिससे आप समझो। एक बार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, फिर कंटेंट को आप जैसे चाहो खेलो। हम चाहे तो इस एडिटोरियल को पढ़े ही ना, मैं आपसे एक कहने जा रहा हूं, हम चाहें तो इस एडिटोरियल को ना पढ़ें, और प्लीज इस पैटर्न को सीख करके आपको भी मुझे कहना है अभी कि हां सर हमें तो जरूरत नहीं एडिटोरियल पढ़ने की। क्यों? क्योंकि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8.2% जीडीपी थी तो अभी वाले में 6.4% हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? तो जब आप इस क्यू पर आएंगे तो यहीं पर आता है पोटेंशियल जीडीपी के निर्धारक, यानी डिटरमिनेंट। तो हम कहेंगे ये निर्धारक कमजोर है। क्या है? ये निर्धारक कमजोर है। अब आप कहेंगे सर पहले तो निर्धारकों की लिस्ट बता दीजिए फिर बताइए कि कैसे कमजोर है। तो ये जो डिटरमिनेंट्स होते हैं इसमें पहला कौन हो गया? वही जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन। कौन सा? एक होता है जीएफसीएफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण हिंदी में, या इसी को निवेश कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इस निवेश में गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है और प्राइवेट का भी हिस्सा होता है। ध्यान से समझिए, अभी फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी। यानी
कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं बेटे, इतना मैं सिखा चुका हूं अब तक, मशीन की तरह तुम्हें रन करना है, कंटेंट में मतलब ही नहीं। आप यही चीजें भी वहां पाएंगे और ये मैं आपको ना जाने कितनी बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि 8% 2 कब होता है, 6.4% कब होता है। फिर जीडीपी ग्रोथ इंजन में दूसरा क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम क्या कहते हैं, खपत, कंजम्पशन, कि भैया अब कंजम्पशन का मतलब मार्केट में आप इसे मांग भी कह सकते हैं, डिमांड भी कह सकते हैं। आप जरा देखिए, केवल 2 चीजें आपको पढ़नी है, 4 इंजन होते हैं। गवर्नमेंट जो है, सरकार भी तो कुछ खरीद करती है एज ए उपभोक्ता, तो गवर्नमेंट का भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जीएफसीई भी होता है। यानी हम लोग तो खरीदते हैं, लेकिन सरकार भी इतने डिपार्टमेंट चला रही है, इतनी गाड़ियां चला रही है, ऑफिस चला रही है, तो एसी, कूलर, पंखा, पेट्रोल, डीजल, उनका भी तो खर्चा होगा ना, बिल्डिंग किराया, बिल्डिंग बनाना, तो गवर्नमेंट भी मार्केट में डिमांड करती है, 11% रोल इनका भी होता है। 100 रुपए की जीडीपी में, यानी जो 6.4% की जीडीपी का इस वर्ष का आंकड़ा है, अगर इसको हम 100 रुपीज मान लें, तो इस 100 रुपीज में इनका रोल होता है लगभग 33%, और जो पीएफसी है लगभग 56 से 58%, अलग अलग आंकड़ा आता है, और सरकार का रोल होता है लगभग 11%। और जो इकोनॉमी का चौथा सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, चूंकि उसमें हम हमेशा घाटे में रहते हैं, इसलिए उसका बेचारे का जीडीपी में कोई योगदान है ही नहीं। ठीक है, तो कुल 100 रुपया जो जीडीपी बनती है, 3 से बनती है। आप एडिटोरियल में जाके देखेंगे, यही 3 वहां बताए गए हैं कि इनकी स्थिति क्या है। तो आपको क्या मिलेगा, निवेश कम है, या जो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ने पूंजी निवेश की बात कही है, उस पूंजी निवेश में भी, यानी एक तो फर्दर बड़ा निवेश अभी आगे की तरफ नहीं हो रहा, जो पीछे के निवेश की बात कही भी गई है, वित्त वर्ष शुरू होने के बाद जो निवेश की बात की गई है, उस इन्वेस्टमेंट में भी डिले है। यानी अगर उत्तर प्रदेश ने कहा मैं 100 रुपए खर्चा करूंगा, तो अभी वो 20 रुपए 30 रुपए खर्च कर रहा है, 70 रुपए वो नहीं खर्च कर रहा। सेम यही हाल केंद्र का, कि यानी जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लिए गए उसमें भी डिले है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि ये चीज अगर नीचे जाएगी, जिसका योगदान 33% है, तो जीडीपी कमजोर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और अगर ये मजबूत होगा, जीडीपी मजबूत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसी प्रकार से कहा गया है कि जो खपत है वह कमजोर है, खपत कमजोर है, कंजम्पशन कमजोर है। अगर कंजम्पशन कमजोर है, तो मैंने आपको बता दिया कि डिमांड साइड को सीधा हिट कर देगा, कि भाई जब हमारी दुकान से माल बिकेगा नहीं, तो हम अपनी दुकान के लिए माल ज्यादा क्यों बनाएं, या हम माल ज्यादा क्यों मंगाएं, हम माल ज्यादा क्यों बनाएं, या माल ज्यादा क्यों मंगाएं। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमजोर पड़ेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल सबका यूज कम होगा। और आपको पता है कि जिसकी लैंड उसको रेंट मिलता है, जिसका रॉ मटेरियल उसको भी रेंट मिलता है, यानी एक अपने रॉ मटेरियल की कीमत मिलती है। तो जिसकी भूमि है और जिसको रॉ मटेरियल की कीमत मिलती है, वो भी तो, उसकी भी तो इनकम कम हो रही है, तो वो भी तो अपनी तरफ से डिमांड कम करेगा। लेबर की छटनी हो रही है, लेबर को जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही, तो लेबर की भी तो हाथ जो खरीदने की क्षमता वो सिकुड़ रही है। यही लेबर कंज्यूमर है। लेबर में सब आते हैं, मुकेश अंबानी भी जब अपनी कंपनी में काम करते हैं तो वो लेबर है, लेकिन हमने लेबर को एक ऐसा पकड़ लिया है कि लेबर मतलब कोई जो बहुत ईंट, मोरंग, बालू इनका काम करता है, कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर है, नहीं, लेबर हम सब लेबर है। इकोनॉमी में हम सब क्या है, लेबर है, आप देख सकते हैं। और कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल आपको पता है जीएफ सीएफ कम आ रही है, तो उद्यमी भी एनिमल स्पिरिट से दूर है। एनिमल स्पिरिट यानी उद्यमी की निवेश करने की भावना, बेहतर ढंग से काम करने की भावना, और इन सब के परिणाम स्वरूप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का डेटा 6.4% है, जो कि पिछले 4 सालों में निम्नतम है, और पिछले वर्ष के यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के 8.2 के मुकाबले तो काफी कम है। यही विषय एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। अब मुझे बताओ,
क्या केवल एक डेटा से, यानी ये 6.4% से आप इस पूरे टॉपिक को समझ गए कि नहीं? अब आपको केवल एडिटोरियल में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? आपको एडिटोरियल में एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी सेक्टोरल ग्रोथ। क्या मिलेगा? सेक्टोरल ग्रोथ, यानी क्षेत्रवार समृद्धि के आंकड़े मिलेंगे आपको बच्चों, कि भाई एग्रीकल्चर प्लस यानी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का ग्रोथ कैसा रहा, तो अभी से पॉजिटिव रहा। फिर हम आएंगे मैन्युफैक्चरिंग का कैसा रहा, बहुत अच्छा नहीं है। कंस्ट्रक्शन का कैसा रहा ये, फिर सर्विस सेक्टर का रोल क्या रहा, आप देख सकते हैं। यही लिखा हुआ है और आपको केवल डेटा पढ़ लेना। आप थोड़ा स्मार्ट बनिए, ध्यान से समझिए उसके पीछे रीजन क्या है। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अब इतने से देखो, आप सबका कमेंट आ रहा है, कल्पना क्लियर हो गया, प्रियंका कुमारी शर्मा 10, निशा बैरवा सर 100% क्लियर हो गया, फुलमती क्लियर हो गया, प्रेम, मतलब ईच एंड एवरीवन। अब अगर मैं इसी पे टॉपिक रोक दूं तो क्या होगा? 4 बातें सुनने को मिलेंगी, खासकर यूट्यूब पे। समझ रहे हैं आप? और क्या सुनने को मिलता है? पुराने बच्चे अब आपको छोड़ के जा, भैया इस दुनिया को ही एक दिन छोड़ के चले जाना है भाई। आप सोचिए कि परिवार में 2 भाई साथ नहीं रह रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं। बच्चों गलत कह रहा हूं क्या? बताना अगर मैं गलत हूं। 2 सगे भाई एक मां के कोख से जन्म लेने वाले साथ नहीं रह रहे हैं। इस समय का समाज ऐसा हुआ है। आप गांव और शहर में अब कोई अंतर नहीं रह गया, आपस में पड़ोसियों में संबंध नहीं है। तो मैं कौन से खेत की मूली हूं, मुझे जो छोड़ गया। मैं तो बड़ा अंदर से सुकून महसूस करता हूं, क्योंकि मैं ये सारे सत्य जानता हूं बेटा। और जो अच्छा बच्चा है ना, वो जीवन में छोड़ के जाएगा भी तो आएगा। सब बच्चे आ रहे हैं वापस, तुम्हें आइडिया ही नहीं। जो अच्छे बच्चे हैं वो सब वापस आ रहे हैं। सर आपके साथ काम करना है, सर आपके साथ ये करना है, सर अब की बार आपके साथ मेंस लिखना है। पीसीएस में कितने बच्चे आ गए, बिहार पीसीएस में कितने बच्चे आ गए, मेरे पुराने पुराने स्टूडेंट सब आ गए कि सर हमारा हो रहा, प्लीज अब आप हमारे साथ खड़े हो। हम उनके साथ खड़े। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए नहीं मैं किसी की बात से हाथ होता हूं। अब मेरे बच्चे तू बता, अब अगर मैं आर्टिकल ना पढ़ाऊं तो इसमें क्या होगा? इसी वजह से कहा जाता है पेड क्लासेस में चीजें बड़ी क्लियर होती हैं, नए बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। यही चीज एडिटोरियल में लिखी हुई है। अगर मैंने एक चार्ट बना दिया और कहा कि बेटा इसको तुम खुद पढ़ लेना, तो क्या ये टीचर ने अपराध कर दिया? आप सब अभी जो क्लास में बच्चे बताओ, यानी क्या ये अपराध है? तो यही बेटा मैं बताता हूं। अभी बिहार पीसीएस का, और ये मैं दूंगा यहां पर जो बच्चे बैठे हुए ना, जो यूट्यूब पे देख रहे, तुम्हें अभी दिखाऊंगा बिहार सॉरी यूपी पीसीएस का एसे की क्लास मैंने ली। एक क्लास तो यूट्यूब पर पढ़ी, आप सब देखते हैं। फिर दूसरी क्लास में बच्चों ने मुझसे कहा, क्योंकि सब मेरे पर्सनल फोन नंबर पे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर एक काम कीजिए कि आप साहित्य और समाज पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, और उन्होंने मुझे भेज दिया पिछले 2018 से लेकर के 23 तक का कौन कौन सा क्वेश्चन। अब मैंने क्या किया कि साहित्य और समाज का, अभी मैं लास्ट में थोड़ा आप लोगों को दिखाऊंगा, 10 निबंध तैयार किया। 10 निबंध 700 शब्दों में यूपी पीसीएस के लिए, वो भी 1 नंबर क्लास। मतलब सब बच्चों ने कहा कि सर इतना डायमेंशन तो हम पकड़े नहीं पाते। जिसमें मैंने इंडियन लिटरेचर तो रखा है, फिर उसमें मैंने नोबेल भी रखा है, मान मुकर पुरस्कार भी, यानी बहुत कुछ रखा है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं? सर आपने एक ही, ध्यान से सुनना, मेरी महानता नहीं, आई एम अ बिग जीरो। उन्होंने कहा जैसे ही अभी आपको एक फॉर्मेट बताया और कहा कि पूरा टॉपिक खत्म है, ऐसे ही उनको साहित्य के क्या क्या विषय हो सकते वो सब खोल दिया, नोबेल पुरस्कार पुरस्कार सब। उसके बाद 10 निबंध पकड़ा दिया। बच्चे मस्त करे सर क्या ही कर दिया ये, ऐसे सबके कमेंट है कि सर हम एक ही कंटेंट को कैसे 10 प्रकार से लिखते हैं, सर आपने एक लेक्चर में सिखा दिया। और हर बच्चे का जो एक अंदर थोड़ा सा डाउट भी था, क्योंकि कुछ बच्चे उसमें यूपी पीसीएस वाले में पहली बार कनेक्ट हुए, मेंस जिनका प्री हो रहा है उनकी बात मैं कर रहा हूं। आप सोच सकते
तो यही इस एग्जाम का सत्य। मैं फेल हूं, उस चीज को मैं समझ पाया यार कि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। एक सद विप्रा बहुधा बदंति, सत्य एक है विद्वान अनेकों प्रकार से कहते हैं। तो ये कहावतें अपने आप में, ये फ्रेजेस अपने आप में बकवास थोड़े। तो इसलिए सत्य एक है कि अगर साहित्य समाज का दर्पण है तो समाज का दर्पण कैसे है? वो सत्य हमेशा रहेगा, चाहे वो पूछे साहित्य की प्रासंगिकता, चाहे पूछे साहित्य समाज का दर्पण है, चाहे पूछे साहित्य से समाज में होने वाले बदलाव, कुछ भी पूछे साहित्य क्या है अगर आपको पता है तो फिर आपको वही सारे पॉइंट लिखने होते हैं, और मैंने लिख के दे दिया। तो ये चीजें आपको स्मार्ट बनानी पड़ेंगी। अब ये सारी चीजें हो गई मेरे बच्चों, समझ में आ गया। अब पूरा टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूं, जरा निगाह मारिए, क्या जो यहां बता दिया वही है कि अंदर की नहीं। इसलिए थोड़ा स्मार्ट बनिए बच्चे। अब वो पुराने ढर्रे पे नहीं चल पाएगा, आपको लगेगा कि चलेगा, नहीं चलेगा भाई, आप बहुत पीछे हैं इस एआई के जमाने में। आपका मुकाबला उन इंजीनियर्स से हो रहा है जो पहले ही टफ था। आज तक हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया? प्रदीप कुमार द्विवेदी जी, जो स्वयं इंजीनियर है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। 344, यानी हिंदी साहित्य के ऑप्शनल में भी आज तक जो सबसे ज्यादा नंबर किसी स्टूडेंट ने लाया है तो वो है इंग्लिश मीडियम के। आप सोचिए। तो हमारी बातें कड़वी हैं लेकिन इसमें सत्य बहुत है। और जो कड़वा है, कोई भी दवा हमेशा कैसी होती है? कड़वी होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। मीठी दवाएं फायदा नहीं करती। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अपने आप को मजबूत करना है, अपनी सोचने की क्षमता। अब मैंने बता दिया, अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इसके अंदर घुस करके पढ़ें, समझें, लिखें सारी चीजें। अब कितने क्वेश्चन मॉडल आपके सामने आ गए जिनका मैं ऑब्वियस टॉपिक के अंत में आईक्यू आईपी करूंगा। सकल घरेलू उत्पाद के पहले अग्रिम अनुमान, ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है, आपको पता होना चाहिए। यानी पहला इस फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी का पहला अग्रिम, यानी पहले से किया गया अनुमान 6.4%। तो पहला अग्रिम अनुमान क्यों किया जाता है, यह भी आपके मन में प्रश्न आ सकता है। तो पहला अग्रिम अनुमान इसलिए किया जाता है जिससे बजट, अब बजट का टाइम आ रहा है, इससे बजट बनाने में सहूलियत होती है। तो पहला अग्रिम अनुमान कभी बजट से भी जोड़ के पूछ सकता है कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज आपके हम बजट अच्छा बना सकते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद के पहले अग्रिम अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितने विश्वसनीय होते हैं, इसके महत्व और सीमाओं की चर्चा कीजिए। इस विषय पर अभी हम लोग यानी क्लास में डिस्कशन करेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र की भूमिका की तुलना कीजिए। तीनों का कंपेयर करना। जीडीपी एस्टिमेट्स के संदर्भ में इन क्षेत्रों में असमान वृद्धि के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। असमान यानी सेवा में बहुत ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग में काफी कम, कृषि क्षेत्र में उससे भी कम। इस प्रकार की जो ग्रोथ है, क्यों ऐसा है, यानी तीनों एक पेस से क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्यों तीनों की जो डायनामिक्स है, जो गतिशीलता है, वो कैसे अलग अलग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में निवेश और उपभोग प्रवृत्तियों, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन ट्रेंड्स का आर्थिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ता है। अच्छा, एक चीज और है, अगर किसी को ये लगता है बच्चा, तो मैं उससे खुल के कहना चाहता हूं कि जैसे किसी को लगे कि अगर मैं कमेंट लिख दूंगा कि सर आपको बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे वो मुझे किसी प्रकार के भय में डाल पाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भय और प्रलोभन दो चीजों से मैं कोसों दूर हूं, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी सच्चाई जो अपने हर बच्चे को जो सीरियस ले जाना चाहता हूं कि बेटा 1000 सीट और ये भरी हुई है, याद रखना ये फुल है, इसमें आपकी कहां गुंजाइश है। यानी जो सेलेक्ट है पिछले 3 सालों का, जो अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए लगातार अटेम्प्ट कर रहा है, इसको हराना है तो इसको भीड़ द्वारा नहीं हरा सकता। इसके लिए कोई एक अर्जुन होगा जो हराएगा। और 2025 में मैं ना जाने कितने अर्जुन तैयार कर रहा हूं, कितने एकलव्य तैयार कर रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते, कोई नहीं सोच सकता। और जो इस ग्रुप में वो सोच सकते कि जो प्रीलिम्साथॉन का ग्रुप है, प्रीलिम्स का या आधारशिला, या वो सोच पा रहे होंगे कि हाँ किस लेवल पर काम चल रहा है इस बार प्रीलिम्स को लेकर के। तो मैंने तो खुद अपने लिए चैलेंज लिया है
कि अगर मैं रिजल्ट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, तो मुझे क्या कोई छोड़ के जाएगा या कोई आएगा। मैं तो स्वयं इस बात के लिए रेडी हूं कि अगर रिजल्ट नहीं तो सुनील अभिव्यक्ति का पढ़ाना ही बेकार है, मैं खुद ही छोड़ के चला जाऊंगा। ये विश्वास करिए, ये सब बच्चे जो मेरे अभी क्लासरूम में, आपके लिए एक कठोर संदेश भी है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, तो स्वाभाविक है फिर आप किससे पढ़ेंगे। आप लोग स्वयं चिंतन कीजिए। तो मैं तो खुद अपने ऊपर चैलेंज लेके 2025 चल रहा हूं, किस मुंह से मैं यूट्यूब पे कहूंगा कि मेरे इतने बच्चों का नहीं हुआ। हालांकि ज्यादा बच्चे हैं नहीं, लेकिन फिर भी जितने हैं झोंक चुका हूं, आगे ईश्वर है, परमात्मा है। ठीक है, तो इसलिए ये सब आप मुझसे कृपया बिल्कुल मस्त रहे। आप जीडीपी अनुमान इस संदर्भ में क्या संकेत देते हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में जीडीपी वृद्धि दर और राजकोषीय घाटे के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। अब देख लीजिए आप, यानी इन दोनों का संबंध, क्या ये डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? बजट निर्माण में जीडीपी अनुमानों की क्या भूमिका होती है? देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी चीज है ये। प्रीलिम्स के लिए भी ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर सरकारी खर्च और सार्वजनिक निवेश की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन, यानी ट्रेंड कैसा रहा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बढ़ते सरकारी व्यय से जीडीपी विकास को बढ़ावा मिलता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये सब प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन है कि नहीं? फिर आता है वर्तमान जीडीपी अनुमानों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर संभावित प्रभाव का आकलन कीजिए। यानी अगर यह 6.5% या 6.4% की जीडीपी समृद्धि की बात की गई है, इससे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप स्वयं बताओ बच्चों, चलो कमेंट करो। अब आरबीआई पर किस प्रकार का प्रेशर पड़ेगा? कमेंट करो, कमेंट करो, तब मैं क्लास में आगे बढ़ूंगा। कमेंट करो। अन्नू यादव सर, मैं आपके साथ 22 हूं। बेटा हम सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं। खासकर जो लड़कियां, आप सबको कितना बड़ा मौका है कि ना आप अपने घर में रह करके आप तैयारी कर रहे हो, बेस्ट टू बेस्ट कर रहे हो। हर्षिता कभी दिल्ली आई नहीं आई, और इंटरव्यू दे रही है कि नहीं दे रही। राज पटेल पहली बार दिल्ली कब आए? जब सुनील अभिव्यक्ति ने बुलाया। तो ये मेरा कहना, आप कहीं भी रह करके तैयारी कर सकते। ये तो अपने बच्चे प्रूफ कर रहे हैं ना यार। ठीक है, अंजू मीना पहली बार वो भी इंटरव्यू के लिए ही यहां आई दिल्ली। अभी सिलेक्टेड है, अभी इस समय मेरे साथ तैयारी चल रही है। अंजू का ये तीसरा अटेम्प्ट होगा, और इस समय मेरे साथ पूरी तैयारी उनकी चल रही है। हिस्ट्री ऑप्शनल की सिलेक्टेड है वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो आपको इनसे भी सबक सीखना होगा, अपने सीनियर से, कि यार एक बार सिलेक्शन लेने के बाद भी 2 बार मेंस लिखने के बाद भी मेंस क्यों नहीं निकल रहा है। लेकिन इन बच्चों से फिर सबक लेना कि यार सिलेक्टेड है और उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे। अब की बार वो 1 साल पहले से मेरे साथ काम कर रही है। ऑप्शनल पे हम लोग काम कर रहे हैं, इतिहास पे। तो मैं अपने बच्चों को एग्जांपल इसलिए नहीं बताता हूं कि मैं कोई नहीं, मैं किसी बच्चे को नहीं छोड़ता हूं अपने, ये हमेशा याद रखिएगा। आप छोड़ के जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं यार, कौन किसको पकड़ लिया है। लेकिन सुनील अभिव्यक्ति नहीं छोड़ते। एक भी बच्चे का मैसेज आ जाता है कि सर अब फिर से शुरू करना, हाँ बेटे वेलकम है आपका। ठीक है, तो ईशा साहू का आंसर सही नहीं बेटा। प्रेम कुमार यादव, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कैसे हो पाएगा? भाई अगर खपत नहीं है तो खपत कैसे बढ़ाया जाएगा? इस तो आप लोग गलत बता रहे हैं, यही हो जाएगा सब। ठीक है ना, ईशा साहू का आंसर बिल्कुल सही है, बाकी और बच्चों का नहीं। ठीक है, कि हाँ ये भी बहुत अच्छा प्रेम कुमार पांडे का आया है कि बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी मॉनेटरी पॉलिसी में, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन है और जीडीपी ग्रोथ निम्न है। अभी इन पर हम विस्तार से बात करेंगे, तब आपको समझाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी वृद्धि दर अन्य प्रमुख क्षेत्रों की तुलना में धीमी क्यों रही है? लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी भारत को जब तक हम मशीनों का घर नहीं बनाएंगे तब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो बताइए भाई क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछड़ा हुआ है, और फिर सॉल्यूशन भी दीजिए। अभी इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको मैं कराने वाला हूं। फिर आता है, कृषि क्षेत्र में सतत वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए किन संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है? जीडीपी अनुमानों के आधार पर सुझाव दीजिए। यानी अब आप देखो, अब हम लोग धीरे धीरे इकोनॉमिक सर्वे के मोड में आ रहे हैं। भाई एग्रीकल्चर पूरा चैप्टर होता है, अब पहले से ही आपने सीख लिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को और मजबूत करने के लिए किन
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। ये आज ही मैं सिखा दूंगा। तो इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ने में कितना आनंद आएगा। आप सब तैयार रहिएगा। जो यूट्यूब वाले बच्चे उनको भी 31 तारीख से इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, 31 को, 1 को बजट। तो जिनका भी इकोनॉमिक्स वीक है और प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स की मतलब जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है वो 31 से ही, यानी इकोनॉमिक सर्वे से ही बैच स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर अपने ऐप पर। तो तैयारी रखिएगा जिससे इकोनॉमिक्स आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट के साथ कंप्लीट कर सके, क्योंकि वो अद्भुत होगा। 2 महीना यानी फरवरी और मार्च, 2 महीने में पूरा इकोनॉमिक्स उसी के बेस पर बेसिक टू एडवांस क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जीडीपी अनुमानों में व्यापार, परिवहन और संचार क्षेत्र की धीमी वृद्धि देखी गई, क्यों? ठीक है, और इसका क्या इंपैक्ट होगा आप देख सकते हैं। अब आप सोचो कितने क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, क्यों रखता हूं, जिससे और घुस जाए आप इसको लेकर के। एक ही टॉपिक को कितने एंगल से आप देख सकते हैं। एक छोटी सी खबर है केवल कि भाई जीडीपी की ग्रोथ का अग्रिम अनुमान आया है और इतनी रहेगी जो पिछले वर्षों के मुकाबले कम है, और उसी को मैं कितना विकराल बना दिया हूं आईक्यूआईपी के द्वारा। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस प्रकार के संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है? यही तो यूपीपीसीएस में पूछा था कि नहीं पूछा था? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, संभावनाएं एवं चुनौतियां देख सकते हैं, मॉडल क्वेश्चन में दे दिया। जीडीपी अनुमानों के विश्लेषण के आधार पर अपनी सिफारिशें दीजिए। फिर आता है कोविड-19 के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि में रिकवरी को लेकर क्या प्रमुख चुनौतियां और अवसर हैं, यानी जीडीपी अनुमानों के संदर्भ में इसका उत्तर दो, यानी अभी के आकलन के आधार पर। कितने प्रश्न होंगे? अब यही प्रश्न कहां आएंगे? ऑब्वियस यूपीपीसीएस में आ रहे, सेम यूनिट बिहार पीसीएस में, भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या इस बार 70th बीपीएससी में या अगली बार 71st बीपीएससी में ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि नहीं बना? आप कहेंगे सर 100% बनेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं 2014 में आपसे प्रश्न पूछा था कि जीडीपी क्यों कमजोर हो रही, पॉलिसी पर चर्चा कीजिए। यही प्रश्न है ना? क्या यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने हमारे देश की समृद्धि को कमजोर कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? तो ये क्या पूछ रहा है आपसे? पॉलिसी एनालिसिस पूछ रहा है ना? तो अभी हम बजट पढ़ेंगे तो क्या पॉलिसी एनालिसिस पर बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन आपको बताए, ये क्या पॉलिसी एनालिसिस नहीं है? सब पॉलिसी एनालिसिस है। जितने क्वेश्चन है सब में पॉलिसी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए यूपीपीसीएस का ए से आप देख सकते हैं सीधा आर्थिक क्षेत्र सिलेबस का पार्ट है। तो अगर इतनी करंट की चर्चा आप किए रहते, देख लीजिए 2020 भारत की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, संभावनाएं एवं चुनौतियां, ये यूपीपीसीएस पूछा हुआ। बिहार पीसीएस में भी आपसे आर्थिक विषय देख सकते हैं, सिलेबस का पार्ट है, आपसे पूछे ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके सामने आती है। तो भारत सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि का पहला अनुमान जारी किया, जो 6.4% है। यह अनुमान पिछले साल की 8.2% वृद्धि से कम है और 4 साल में सबसे कमजोर है। क्यों है? सारा कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बता दिया है। अब यहां पर केवल फैक्ट है, यानी जरा डेटा पर एक बार निगाह डाल लिया जाए। ठीक है, क्या कह रहा है? डेटा पर एक बार निगाह डाल लिया जाए कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, इतना रहेगा जो इतने % की वृद्धि दर्शाता। अब नॉमिनल जीडीपी आप सबको निकालना आता है, यानी ऐसी गणना की विधि जीडीपी की जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता, यानी उसमें इन्फ्लेशन के भी आंकड़ा शामिल है और वर्तमान वर्ष पर निकाला जाता है। वास्तविक जिसे हम बेस ईयर पर निकालते हैं, वास्तविक में 6.4 रहेगा, दोनों आंकड़े आ गए, 9.7, 6.4। और फिर क्या कि अब इसके आधार पर इकोनॉमी के फीचर्स आ गए कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में असमान वृद्धि देखी जा रही है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में वृद्धि क्या है? असमान है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। और कुछ क्षेत्रों में ऑब्वियस है यार, कुछ क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में ग्रोथ धीमी है, तभी तो भाई आंकड़ा कमजोर दिखा रहा है। अब देखिए, निजी खपत और निवेश में कमी आ गया भैया, मैं नहीं बोल रहा हूं। स्लो डाउन इन प्राइवेट कंजम्पशन, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हमने अभी बात किया, जिसका योगदान इकोनॉमी में 56 से 58% अलग अलग ढंग से लोग बताते हैं।
एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को क्या मैंने बोला था, जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, यानी कि पोटेंशियल जीडीपी के जो डिटर्मिनेंट होते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। यानी दोनों कमजोर है तो स्वाभाविक है जीडीपी कमजोर रहेगी। क्यों? क्योंकि एक का योगदान 100 रुपया में 33 रुपया और एक का 56 से 58 रुपया है, तो दोनों ही मिल करके लगभग 89 टू 90% इकोनॉमी बना रहे हैं। अगर 89 और 90% का योगदान कम है, चिंता, मैटर ऑफ कंसर्न है, तो जीडीपी का आंकड़ा कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? आप कहेंगे सर जी 6.4% वाला दिखेगा। 100% क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, मुद्दा एकदम सब बच्चे बताएं 100% से ज्यादा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, क्लियर बेटा। अब ये पूरा डेटा दिखाया हुआ है कि 2017-18 में हम कहां पहुंचे थे, उसके बाद 20-21 कोविड वाला फाइनेंशियल ईयर आपको पता है, तो हम यहां पहुंच गए। फिर हमने बी शेप की रिकवरी की, देख सकते हैं, लेकिन फिर अब हम गिरते हुए कहां पहुंच गए? 6.4% पर 2024-25 में। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का है। इन सब, ये जो चार्ट आपके सामने आते हैं ना बच्चों, इनकी प्रैक्टिस करनी, इनको प्रैक्टिस करनी है, यानी अभ्यास करना है। किस लिए? जिससे आप इसको मेंस की कॉपी में ड्रॉ कर सकें। यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या कर सके? मेंस की कॉपी में इसको आप ड्रॉ कर सके, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जीडीपी क्या है बताने की क्या आवश्यकता है? जीडीपी किसी देश की आर्थिक सेहत का आकलन करने का एक प्रमुख संकेतक है, आपको अच्छे से पता है। यह अनुमान क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट, ठीक है, यानी ये पॉलिसी मेकर्स को, बिजनेसेस को और इन्वेस्टमेंट को मदद करते हैं। किस लिए भैया? अब इस ग्रोथ को देख करके तुम आर्थिक नीतियां बनाओ। तो पॉलिसी मेकर्स जैसे आरबीआई, अब आरबीआई किस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी अपनाए, इसको देखते हुए ये आरबीआई के चिंतन का विषय है। सरकार किस प्रकार से ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में अपना योगदान करे, जिससे प्राइवेट जो इन्वेस्टर है उनके भी हृदय में एनिमल स्पिरिट आए। अब इस पर सरकार को विचार करना होगा। तो ये कौन हो गए? पॉलिसी मेकर्स। क्लियर बच्चा? तो ये मदद करते हैं, ये बिजनेसेस को मदद करते हैं, यानी जो कारपोरेट सेक्टर है कि भाई क्या क्या चल रहा है, और इन्वेस्टर्स को भी, चाहे एफडीआई के रूप में आए, चाहे हमारी आंतरिक जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो उनको भी योजनाएं बनाने में मदद करते हैं। आई होप आप समझ गए अग्रिम अनुमान की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रीलिम्स में पूछ लिया तो क्या करेंगे? यही वाला पॉइंट चिपका देंगे कि नहीं चिपका देंगे? तो भारत में पहले अग्रिम जीडीपी अनुमान, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, एक वाइटल रोल प्ले करते हैं केंद्रीय बजट तैयार करने में। यह आपको ध्यान में रखना है। क्या करते हैं? केंद्रीय बजट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, अब आता है कि जो पहला अग्रिम अनुमान होता है उसमें किस मंथ तक का डेटा आता है, तो अक्टूबर से नवंबर तक का डेटा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जब लिया जाएगा तो ऑब्वियस है यह 6.4 बढ़ के 6.8 भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, यही बात यहां पर कही गई है। वर्तमान जीडीपी परिदृश्य, ये सारी बातें हैं। आरबीआई ने क्या कहा, सरकार ने क्या कहा, वो सारी बातें यहां लिखी हुई है, इसमें अब क्या ही मैं आपको बताऊं। ठीक है, अब आता है क्षेत्रीय विश्लेषण। किस क्षेत्र में कितनी, यानी कृषि और संबद्ध क्षेत्र में। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर इसको मैं ना पढ़ाऊं, आपको केवल एक डर होता है, क्या आप इसको पढ़ नहीं लेंगे कि कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 1.4% से अधिक है। ठीक है, तो अब इसमें क्या, आप, इसीलिए मैं कहता हूं 50-50 की मूल कॉन्सेप्ट, मूल संकल्पना टीचर बताए, क्वेश्चन को फॉर्मेट करना टीचर बताए, जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप कर सकते, क्या ही इसमें मैं बताऊं। ठीक है, तो एक मिनट पीडीएफ अपलोड करता हूं, फिर फटाफट आगे चलते हैं।
तो इसलिए मेरे बच्चों, अपनी शक्ति पर आपको विश्वास करना है। और मैं तो सच बता रहा हूं, मेरे पास इस बार थोड़ी सी ताकत अच्छी आ रही है, भगवान नजर ना लगाएं। बट इस समय मैं समझिए जेब में पेंसिल लेकर घूमता हूं। आप सोचो मुझे पेंसिल का कोई उपयोग है नहीं, कि कहीं नजर ना लग जाए, काला टीका ना लग जाए, इसलिए पेंसिल रखे रहता हूं। टचवुड हमेशा हाथ में रहता है। अब ये भी आपको बता दिया कि क्योंकि अगर मुझे 15 प्रीलिम्स में भी, हालांकि ईश्वर करे जितने मेरे सब 100 से ऊपर हैं बच्चे, सब निकल जाएं जो बिल्कुल फोकस्ड वाले मेरे हैं, लेकिन 15 भी निकल गए तो समझिए कि तहलका मचा दूंगा मेंस की तैयारी में। चूंकि इसमें मेंस में बहुत मजबूत पोजीशन में मैं बैठा हूं। आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख करके समझ सकते होंगे कि ये आदमी पहले 1-2 क्वेश्चन मॉडल आंसर कराता था, 15-15 हर टॉपिक में दे रहा है, तो कुछ इसके पास स्पेशल होगा ही होगा। तो इसलिए प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी अच्छे कर लेते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यानी इस टॉपिक में हम फटाफट और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और बाकी कुछ और भी बातचीत करेंगे इन डेटा के आधार पर। ठीक है, तो एक बार आप देखिए, यानी क्षेत्रवार विश्लेषण का मतलब क्या हो गया बच्चों, जरा देखिएगा। क्षेत्रवार विश्लेषण का क्या मतलब हो गया, यानी एग्रीकल्चर क्षेत्र में ग्रोथ अच्छी दिख रही, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर यही ग्रोथ रेट बनी रहती है तो स्वाभाविक रूप से हम जीडीपी की समृद्धि को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर मानसून में खराबी आई तो स्वाभाविक समस्या हो सकती, ये बात आपको बताई गई है। अब आप अगला टॉपिक जरा उठा करके देखिएगा। ठीक है बच्चों, उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपके सामने है। आपने डेटा स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। क्या बता दिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक इश्यू है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक इश्यू है। पॉइंट इज क्लियर बेटा? पिछले वर्ष के इतने % से काफी कम है। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? आप देख लेंगे। फिर इसके बाद सेवा क्षेत्र का डेटा बताया गया कि परिवहन और संचार क्षेत्र की वृद्धि इतने % रही जो अपेक्षा से कम है। आप देख सकते हैं किस किस क्षेत्र की ग्रोथ रेट क्या रही है। आपको एक डेटा देखना, क्योंकि फाइनल डेटा इसे हमने मानना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम फाइनल डेटा मानेंगे तो समस्या, चूंकि हमारे सामने तो इकोनॉमिक सर्वे भी आ रहा है। अब निवेश और उपभोग की क्या प्रवृत्तियां रही हैं आप जरा देख सकते हैं। ठीक है, निवेश वृद्धि 7.2% रही जो अपेक्षा से थोड़ी कम है। जीएफसीएफ जो मैंने आपको पहले बता दिया, पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले काफी कम है, आप देख सकते हैं। और पॉलिसी डिले के कारण है, ये मैंने आपको बता दिया। सरकारी पूंजीगत व्यय में देरी कर रही है केंद्रीय एवं राज्य सरकारें दोनों। और क्या यह नीतिगतहीनता का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। आप उस निबंध को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, इस वाले पॉइंट के साथ जोड़ सकते हैं बच्चों। बताएंगे एक बार मुझे फटाफट आप सभी लोग। तो ये सारी बातें हैं। अब आता है जीबीए और जीडीपी का जिक्र यहां किया गया है। इस वर्ष जीबीए और जीडीपी वृद्धि दर समान है जो असामान्य है, यानी अक्सर ऐसा होता नहीं। इस बार जीडीपी और जीबीए की वृद्धि समान है। अब आप में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जो सच्ची सच्ची बताना कि जीडीपी और जीबीए को बहुत अच्छे से समझते हैं, बाइफरकेट करते हुए? नहीं समझते तो बता दीजिएगा, और मैं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि दोनों की ग्रोथ रेट समान है। जो असामान्य है, तो जो असामान्य है वही प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो जीडीपी क्या होती है आप सबको बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों पता है। यानी अगर हम जीडीपी और जीपीए को यही समझाएं तो जीडीपी और जीबीए, तो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक निश्चित अवधि, जैसे एक वर्ष जैसा कोई भी
एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। तो हम जीडीपी को क्या कहेंगे? एक देश में कुल उत्पादन का मूल्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे बच्चों? कहेंगे कि नहीं? कुल उत्पादन का मूल्य। अब यह प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है कि यह क्या दर्शाता है, यानी जीडीपी क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, यानी कितनी बड़ी है और वह कितनी तेजी से बढ़ रही है। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, जीडीपी क्या दर्शाता है। इस टाइप की चीजें आप सोचते नहीं तो फिर समस्या हो जाती है। ठीक, पॉइंट इज क्लियर। अब इसको आप ऐसे समझिए, यदि भारत में कुल मिलाकर 100 करोड़ के मोबाइल फोन, 50 करोड़ की कारें, 30 करोड़ की सेवाएं यानी होटल, बैंक बनते हैं, तो कुल जीडीपी कितना हो जाएगा बताइए मुझे। आप कहेंगे सर इन सबको जोड़ लीजिए, हो जाएगा 180 करोड़ रुपए। ये हो गया जीडीपी। आई होप आप इसको समझ भी रहे होंगे, लेकिन समस्या आपको होगी जीबीए को समझने में। जो समस्या होगी वो आपको होगी, तो इसीलिए जीबीए को समझा देता हूं, चूंकि इन दोनों को इंटरचेंज करके आपको फंसा सकता है। तो जीबीए को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी सकल मूल्य वर्धन। यानी जीबीए क्या होता है? किसी देश के विभिन्न सेक्टरों, अभी आपने पढ़ा ना सेक्टोरल ग्रोथ, तो हमेशा याद रखिएगा एग्रीकल्चर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। तो किसी देश के विभिन्न सेक्टरों जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, यानी कृषि, उद्योग एवं सेवा में उत्पन्न मूल्य का कुल योग है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप समझे होंगे, थोड़ा सा किसी बच्चे को समझ में यार उत्पन्न मूल्य का कुल योग हम कहेंगे, थोड़ा सब रखिए, अभी वो भी समझाता हूं। सामान्य भाषा में जीबीए को हम क्या कह सकते हैं? विभिन्न क्षेत्रों में, यानी यही तीनों क्षेत्र जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कुल उत्पादन से खर्चों को हटाने के बाद बचा हुआ मूल्य। अब तो शायद समझ में आ गया होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कुल उत्पादन, जैसे आप कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसमें कुछ इनपुट लगेगा ना भाई, तो इनपुट घटा दो, जो मिलेगा वो जीबीए है, याद रखेगा। ठीक है, अब आपके सामने आएगा कि ये क्या बताता है। जैसे यहां आपने पढ़ा, ये क्या बताता है, यानी जीबीए क्या बताता है? जीबीए बताता है कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यह किस तरह का योगदान दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी फैक्ट्री में 10 करोड़, जरा ध्यान से समझिएगा, यदि किसी फैक्ट्री में 10 करोड़ रुपए की कारें बनी, बट इस कार को बनाने में 2 करोड़ का रॉ मटेरियल लगा, तो जीबीए कितना हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। आप कहेंगे सर 8 करोड़, यानी 10 में से 2 घटा देंगे। तो आई थिंक कि आप बहुत अच्छे से इस विषय को समझ गए, और यही यहां कहा गया है कि इस वर्ष असामान्य रहा है। इस वर्ष जीबीए और जीडीपी वृद्धि दर समान है, यानी ये दोनों चीजें इक्वल है। एकदम से टॉपिक क्लियर होगा? ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। ठीक है बच्चों, यहां पर बता भी दिया गया, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब इसका क्या ऑब्वियस है, बजट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी सरकार की नीतियां। तो अभी जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे क्वेश्चन भी है, आप पढ़ेंगे। रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर एक निष्कर्ष लिखा हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बच्चों? अब आइए जरा कि इस प्रश्न पर जरा आप विचार कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
जरा एक बार प्रश्न पढ़ो भाई। पढ़ो भाई, इस प्रश्न को पढ़ो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका काम करना। मैं यही हो रहा है मार्केट में कि हम रगड़ के पढ़ा दे रहे हैं और आप अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं कर रहे। बोलो बेटा, प्रेम कुमार पांडे दो बेटा, देख रहा हूं मैं कमेंट। क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है बेटा, पॉइंट लिख दिया करो। आजमी मलिक, रीड कर लिया बेटा, रीड कर लिया से काम नहीं चलेगा। यानी अब इस कल का मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, परिचय। पहले देखो, हमेशा स्ट्रक्चर, परिचय यानी इंट्रो, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है? महत्व। होता है कि नहीं होता है भाई? यही तो पूछ रहा है, इसके महत्व। फिर तीसरा पूछ रहा है इसकी सीमाएं, ठीक है। क्या लिखेंगे? तो पहले आपको हमेशा स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए, जिससे आप चीजों को बेहतर ढंग से, और फिर क्या होना चाहिए? निष्कर्ष। तो जैसे परिचय क्या होगा बच्चों? अरे भाई, जो अभी आप करंट की न्यूज पढ़े, तो जो करंट की न्यूज पढ़े कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के एफए यानी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट को केंद्रीय बजट से पहले एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। यह अनुमान इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक प्रारंभिक आकलन प्रदान करता है और बजट निर्माण के लिए आधार तैयार करता है। यह आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब आता है इसका महत्व क्या है। तो वही अभी आपने जो ऊपर लिखा, पहला, बजट निर्माण में उपयोग। क्यों बेटा? पहला हो गया कि नहीं हो गया? यानी इसका उपयोग सरकार द्वारा राजस्व और व्यय का अनुमान लगाने के लिए, यानी हमारा पास रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, उसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, इस अग्रिम अनुमान का। और दूसरा, यह बजट निर्माण के लिए ढेर सारे डेटा भी प्रदान करता है कि भाई किस क्षेत्र में क्या ग्रोथ है, जीडीपी के ग्रोथ इंजनों का क्या हाल है, हमें क्या नीति अपनानी चाहिए। तो पहला बजट निर्माण में, दूसरा आर्थिक नीति निर्माण में। सब लिखा ही हुआ इसमें, आपको अलग से बस केवल स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। आर्थिक नीति निर्माण में यानी मैंने पीछे लिखा है ना, पॉलिसी मेकर्स को, व्यवसायों को, उन सबको, इन्वेस्टर्स को इनपुट प्रदान करता है, तो वही लिखा हुआ है आर्थिक नीति निर्माण में, ठीक है। यानी यह सरकार प्लस आरबीआई को आर्थिक सुधारों और नीतिगत निर्णय लेने में मदद करता है कि यानी मॉनेटरी पॉलिसी अब थोड़ा ढीली छोड़नी चाहिए या सख्त रखनी चाहिए, आरबीआई को यह इनपुट यहीं से मिलता है। तीसरा, निवेशकों के लिए, अब उसी को अलग हेडिंग बना लीजिए, तो निवेशकों के लिए क्या होता है? एक मार्गदर्शन होता है ये, ठीक है। और फिर चौथा क्या होता है कि चूंकि ये पहली छमाही के आंकड़े हैं, ये अभी तक 6 महीने के, अब अगले छमाही के आंकड़े, तो ये बताते हैं कि आगे का प्रदर्शन कैसा होगा, यानी आगे जीडीपी कैसी रहने वाली है। इस अग्रिम अनुमान से हमें यह भी पता लग जाता है। आई होप आप समझ गए। अब इसकी सीमाएं क्या है? सीमाएं में ऑब्वियस है, पूरे साल भर का डेटा तो है नहीं, तो पार्शियल डेटा आउटकम होता है, यानी आंशिक डेटा पर आधारित होता है। केवल अक्टूबर नवंबर तक के उपलब्ध आंकड़ों पर यह आधारित होता है, जिससे इसमें एक अपूर्णता होती है। पहला पॉइंट सीमा यह हो गया। दूसरा, अनुमानों पर यह निर्भर होता है, यह अनुमानों पर निर्भर होता है क्योंकि फाइनल डेटा है नहीं, तो अनुमान ही तो लगा रहा है। तीसरा, क्षेत्रीय असमानता का प्रभाव है। क्या है क्षेत्रीय असमानता? यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में प्रदर्शन की असमानता जीडीपी अनुमानों को प्रभावित करती है। चौथा, अंतिम आंकड़ों से भिन्नता, यानी जो फाइनल आएंगे उनसे ये अलग है, एग्जैक्ट यही रहने वाला नहीं है। और पांचवा, अब इसने कह तो दिया कि 6.4 रहेगा, लेकिन अप्रत्याशित घटनाएं, बाढ़, सूखा, चक्रवात,
तो उससे तो हो सकता है कि जीडीपी और कमजोर हो जाए, या अगर मौसम अच्छा हो तो 6.4 से बहुत ज्यादा हो जाए, तो अप्रत्याशित घटनाओं का इस पर इंपैक्ट होता है। फिर एक निष्कर्ष आ जाता है। मजा आया कि नहीं मजा आया? ठीक है, यानी निष्कर्ष में कि पहले अग्रिम जीडीपी अनुमान अर्थव्यवस्था का एक प्रारंभिक और उपयोगी आकलन प्रदान करते हैं। हालांकि इनके आधार पर लिए गए नीतिगत निर्णयों को सावधानी पूर्वक जांचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण डेटा पर आधारित नहीं होते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतिम प्रदर्शन को समझने के लिए हमें रिवाइज्ड एस्टिमेट पर ध्यान देना आवश्यक, यानी संशोधित अनुमान जो इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिखेगा। मजा आया कि नहीं? निष्कर्ष कैसे लिखते? तीनों चीज लिख दिया। सकल घरेलू उत्पाद का अग्रिम अनुमान का क्या महत्व है वो भी बता दिया एक लाइन में, और उसके बाद ये भी बता दिया इसकी क्या चुनौती है। मजा आया कि नहीं? पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो इस हिसाब से आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, सीखने के लिए एक और ना सीखने के लिए हजारों चीजें हैं, जिसका ना मैं कुछ कर सकता हूं और ना कुछ करा सकता हूं। सीखने के लिए क्यों बच्चों? एक ही टॉपिक सफिशिएंट होता है, और ना सीखने के लिए तो फिर तो सदियां ही गुजर जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। आप सोचिए किस गहराई से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जरा इस विषय को समझिएगा। आप इतने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऊपर से आपको पता है 25 मई को अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाता है, यानी शाम को तक पक्का हो जाएगा, तो 26 मई से ये जो व्यक्ति बैठा है हमारे साथ कितना काम करेगा। जब ये प्रीलिम्साथॉन ग्रुप में आप सब उसका हिस्सा है, हर एक बच्चे के डाउट दूर कर रहा है, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ कि अगर पीछे कोई पॉइंट छूट गया तो उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ भाई यह पॉइंट पिछली बार डिस्कशन से रह गया था, आप इसको ऐसे पढ़िए। ये नहीं कि जबरदस्ती टीचर गिरी नहीं, सिलेक्शन गिरी हो रही है बस, क्योंकि बच्चे और टीचर मिल करके कहानी बदल देंगे। तो आप सोचिए 26 मई से क्या हालात होंगे आपके। अब सेम आप स्ट्रक्चर बनाना आया कि नहीं? परिचय लिखेंगे, ठीक है। अब परिचय के बाद इस प्रश्न का आगे आंसर किया जाए बेटा, थोड़ा मैं इसको जा रहा हूं। परिचय हो जाएगा। अब बेटा क्या करें? तुलना। तुलना कैसे करेंगे बेटा? आज सिखाऊंगा तुलना करने के लिए तालिका बनाते हैं, टेबल। कंपेयर कैसे करेंगे? एक टेबल होना चाहिए, तालिका होनी चाहिए। तो पहले परिचय, फिर तुलना, और फिर प्रमुख कारण किसके? असमान वृद्धि के, यानी असमान वृद्धि के प्रमुख कारण। क्यों बच्चों? और फिर क्या हो गया? इस असमान वृद्धि का क्या प्रभाव होगा, और प्रभाव के बाद क्या समाधान होगा, और फिर क्या निष्कर्ष होगा। यह आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो जाए। तो सबसे पहले आपको बच्चों यही सीखना है, फॉर्मेट बनाना। तो चलिए शुरू करें। जैसे परिचय क्या होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी सेवा, विनिर्माण, यानी चाहे आप सेकंड टू वन से आइए, चाहे 1 to 3 से जाइए, तीनों क्षेत्र अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर आप 3 to 1 से जाएंगे तो ज्यादा रेलिवेंट होगा, क्योंकि आज की इकोनॉमी, क्या आपने कभी ये पॉइंट सोचा कि अगर हमें इंट्रो लिखना हो तो अमूमन हम ये लिखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, लेकिन मैंने क्या लिखा? तृतीयक, द्वितीयक और प्रथम। क्योंकि तीसरे वाले का जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है, दूसरे वाले का उसके बाद है, और कृषि वाले का सबसे कम है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा, विनिर्माण और कृषि तीनों क्षेत्र अहम भूमिका निभाते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा परिचय में। फिर जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में इनकी हिस्सेदारी और विकास दर अलग, यानी कि इनका हिस्सा भी अलग है और इनकी ग्रोथ रेट भी अलग अलग है। सेवा क्षेत्र प्रमुख योगदान करता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और कृषि की हिस्सेदारी तुलनात्मक रूप से कम है। ठीक है, क्लियर बेटा? अब उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से समझिएगा इस विषय को, ठीक है। एक मिनट बच्चों, इधर वो खुला हुआ बार बार ये लोग, ठीक है, आवाज आ जा रही है, ठीक है।
अब आता है दूसरा पार्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद चूंकि इसमें कह रहा कारण, तो भूमिका में एक पॉइंट और आएगा कि जीडीपी अनुमानों के अनुसार इन क्षेत्रों में असमान वृद्धि कई कारणों से होती है। तो इंट्रोडक्शन में पूरे प्रश्न को हम क्लियर करते हैं। तो आपने देखा होगा इंट्रो में मैंने क्या बताया, तीनों की भूमिका बताई, उसके बाद असमान वृद्धि के प्रमुख कारणों का भी जिक्र कर दिया। तो भूमिका में पूरा प्रश्न सिमट गया। ये हमेशा याद रखिएगा, भूमिका में तीनों चीजें सिमटनी चाहिए। अब फिर आता है तुलना। क्या आता है? तुलना यानी कंपेयर। अब कंपेयर का चार्ट, यानी जब भी तुलना पूछेगा, आज से सब लोग सीख लेंगे, आप एक चार्ट बनाना सीखेंगे, यानी तुलना। अब मेरा चार्ट थोड़ा टेढ़ा बनेगा, आप सीधा बने, क्योंकि लिखने के लिए सिस्टम हमारा ऐसा ही है, वो टेढ़ा ही है। तो हम तुलना में एक तरफ लिख देते हैं क्षेत्र यानी एरिया, एक तरफ लिख देते हैं जीडीपी में योगदान प्रतिशत में, और तीसरा इकोनॉमी में इनकी भूमिका। मैं ठीक है, तो क्षेत्र क्या है? जैसे सेवा क्षेत्र, जीडीपी में योगदान 55 से 60% हो गया। भूमिका क्या है? तो पहली भूमिका है भारत की इकोनॉमी का मुख्य चालक है कि नहीं? आप कहेंगे हां सर, मेन ड्राइवर है। ठीक है सर, किसका योगदान ज्यादा है? तो ऑब्वियस है, व्यापार, परिवहन, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी वित्तीय सेवाएं, ये सब लिखा हुआ है अंदर। आईटी और कम्युनिकेशन यानी संचार का प्रमुख योगदान है। फिर रोजगार का भी यह बड़ा सोर्स है, विशेष रूप से शहरों में, शहरी क्षेत्रों में यह रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब मजा आ गया कि नहीं? क्या एक सेकंड में आप सेवा क्षेत्र सीख गए कि नहीं? सेवा क्षेत्र के बारे में लिखना हो तो 150 शब्द में आप इसी को घुमा फिरा करके लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए भाई। अब ऐसे ही दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र। योगदान जीडीपी में 15 से 20%। ये क्या है? ये है औद्योगिक विकास का आधार। क्या है? औद्योगिक विकास का आधार है। अब यहां पर आप स्कीम डाल सकते हैं, मेक इन इंडिया, पीएलआई, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इन योजनाओं के जरिए इसका विकास हो रहा, आप लिख लीजिएगा। और यह जीडीपी की ग्रोथ के लिए भी, रोजगार के लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी जिम्मेदार है, आप देख सकते हैं। अब आता है तीसरा, कृषि क्षेत्र। मजा आ रहा बच्चों? कृषि क्षेत्र 15 से 18% इसका योगदान है। क्या है भूमिका इसकी इकोनॉमी में? ग्रामीण भारत की लाइफलाइन है कि नहीं? आप कहेंगे हां सर है। खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी प्लस आजीविका। भाई रोजगार के लिए 44-45% लोग इसी पर डिपेंड करते हैं। सेवा क्षेत्र जीडीपी में 55 से 60% की योगदान है, लेकिन रोजगार में 33 से 35% का योगदान है। यानी सेवा क्षेत्र जिसका जीडीपी में 55 से 60 रुपया है, और रोजगार केवल 33 लोगों को दे रहा है। और जबकि कृषि जिसका 15% है, वह कितने लोगों को दे रहा है? 46%। पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? तो खाद्य सुरक्षा और आजीविका का प्रमुख स्रोत, जीडीपी में योगदान कम, लेकिन रोजगार में योगदान बहुत ज्यादा। मजा आ गया बच्चों प्रश्न के हिसाब से? तो ये इस हिसाब से क्या कह रहा है? तुलना कीजिए। तो तुलना कैसे करेंगे? टेबल आपने बना दिया। फिर कह रहा है कि असमान वृद्धि के, यानी तीनों में असमान वृद्धि क्यों है? तो सबसे पहले ऑब्वियस असमान वृद्धि है, तो अब यहां हम लिखेंगे कि सेवा क्षेत्र में तीव्र वृद्धि क्यों है। अब यहीं पर, यानी ऑब्वियस इस चार्ट के बाद आंसर आएगा, लेकिन अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप नीचे लिखिएगा। तो सेवा क्षेत्र की तीव्र वृद्धि के कारण क्या है भाई? क्योंकि टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होता है, तो तकनीकी प्रगति रही है। आप देखो पूरा सेवा क्षेत्र आपका मैंने तैयार, तकनीकी प्रगति यानी आईटी और कम्युनिकेशन, संचार क्षेत्र में तकनीकी उन्नति हुई है। दूसरा, शहरीकरण बढ़ा है, शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की उच्च मांग होती है, शहरीकरण बढ़ा, जिसके कारण शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की उच्च मांग। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, जिसके कारण से बीपीओ
और आईटी सेवाओं में भारत का वैश्विक महत्व बढ़ा है। इसके अलावा सरकार की नीतियां भी ऑब्वियसली इसके लिए जिम्मेदार नहीं, यानी सेवा क्षेत्र के लिए आसान पॉलिसी प्रोविजन, आसान नीतिगत प्रावधान सुनिश्चित किए गए। मजा आ गया बेटा। विनिर्माण क्षेत्र की धीमी वृद्धि के क्या कारण रहे हैं? सेवा क्षेत्र की तीव्र वृद्धि के कारण आपने बता दिया। असमान वृद्धि प्रश्न में पूछा ना, तो असमान वृद्धि सेवा क्षेत्र की तेज क्यों है और विनिर्माण क्षेत्र की धीमी क्यों है? असमान बताने के लिए एक को तेज एक को धीमा बताएंगे ना। तो भाई हमारे पास ऊर्जा प्लस इंफ्रा की कमी है। अरे भाई हम ऑब्वियस है एनर्जी बाहर से, तो ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की कमी, जिसके कारण से उत्पादन लागत हमारे यहां यानी किसी माल को बनाने की लागत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा अत्यधिक नियामक बाधाएं हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण, श्रम कानूनों की समस्या है। इसके अलावा तीसरा प्रतिस्पर्धा का अभाव, यानी भारत में एमएसएमई को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं, यानी हमारे एमएसएमई वैश्विक एमएसएमई के मुकाबले अपने उत्पाद बना सके, उसके लिए हम उनको कोई भी वरीयता मतलब कोई भी विशेष सुविधा नहीं दे रहे, लेकिन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के रूप में कम दे रहे। इसके अलावा यहां पर निजी निवेश भी कम है, तो ऑब्वियस है यह एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में धीमी ग्रोथ के क्या कारण। अब आता है कृषि क्षेत्र की समस्याएं, असमान वृद्धि में प्लस धीमी वृद्धि यहां भी है भाई। तो आपको कृषि क्षेत्र पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला रीजन ही है धीमी वृद्धि। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, तो आपको वो पॉइंट लिख लेना है। मानसून पर डिपेंड है, अच्छा आया तो अच्छा हुआ, नहीं आया तो नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि इनकी हमारे यहां पर हेक्टेयर उत्पादकता कम है, फसल हम पर हेक्टेयर चाइना के मुकाबले बहुत कम उत्पादित करते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, ये जो कृषि बाजार है असंगठित है, अनऑर्गेनाइज है, जिसके कारण से किसानों को उनकी उपज के उचित दाम नहीं मिलते। जब उनको अपनी उपज के उचित दाम नहीं मिलते तो वो अपनी भूमि में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। इसके अलावा भूमि सुधार की कमी, यानी भारत में जोतों का खंडन और विखंडन उपखंडन है। छोटे छोटे किसान है, उसमें क्या पैदा करेंगे, क्या खाएंगे और क्या बेचेंगे। तो ये चार रीजन यहां पर बताए गए। मजा आ गया बेटा? मजा आ गया कि नहीं आ गया? भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र की भूमिका की तुलना कीजिए। जीडीपी अनुमानों के संदर्भ में इन क्षेत्रों में असमान वृद्धि के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो असमान वृद्धि के प्रमुख कारण भी मैंने बता दिए। अब इसमें आप आगे समाधान और सुझाव मत लिखिएगा, क्योंकि शब्द सीमा हम पार कर जा रहे हैं, हमें यह भी ध्यान में रखना। टॉपिक मैंने समझा दिया। और वैसे भी बेटा समाधान में जो चुनौती उसको उलट दो तो अपने आप समाधान तैयार हो जाता है। मजा आया? पॉइंट इज क्लियर? अब इस क्वेश्चन को जरा एक बार आप लोग पढ़िए फटाफट बच्चों और ऑब्जर्व कीजिए। इस प्रश्न को जरा पढ़िए और उत्तर लिखिए। सीख रहे हैं खूब कि नहीं सीख रहे सब बच्चे? एक टॉपिक छोटा सा, कैसे उसको घुमा फिरा के, ठीक है, आपके लिए मशीनरी तैयार कर दी गई। अगली बार जब रिजल्ट होगा बेटा ना तब समझ में आएगा। अभी होता क्या हिंदुस्तान में ना बेटा, कितना भी क्रिएटिव आप हो जाओ, आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। तब हमको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन स्वाभाविक है हम ढेर सारे लोगों को इस बार सरकारी नौकरी में, वो भी यूपीएससी में लेकर घुसेंगे, तब जा करके मजा आएगा। क्योंकि मांग के खाना यार मजेदार चीज नहीं है। आप अपनी ताकत से पहले अपने आप को प्रूफ कीजिए, उसके बाद फिर मांगना नहीं, ये मेरे नेचर में नहीं। ठीक है, चले अब आते हैं भारत में। हाँ ठीक है, आप लोगों ने प्रश्न को पकड़ लिया, तो ये तो बेटा समझा दिया, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है? भारत में निवेश और उपभोग प्रवृत्तियों का आर्थिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये तो आपको स्टार्टिंग बता दिया, बस केवल लिखने की आवश्यकता होती है। आप लैंग्वेज क्या लेंगे कि निवेश और उपभोग किसी भी अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। डिटरमिनेंट मैंने बताया। भारत जैसे विकासशील देश में निजी खपत यानी प्राइवेट कंजम्पशन और पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन का जीडीपी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान जो भी हम पढ़ रहे हैं, इससे पता चलता है कि उपभोग और निवेश की प्रवृत्तियां अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रही है और दीर्घकालिक वृद्धि को कैसे दिशा दे रही। तो आपका इंट्रो हो गया। अब निवेश और उपभोग का, यानी एक तो सबसे पहले इंट्रो हो गया यानी परिचय हो गया।
अब दूसरा चीज आता है निवेश का प्रभाव, और प्लस फिर क्या होता है उपभोग का प्रभाव। उपभोग का प्रभाव बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जीडीपी अनुमान के संकेत तो आपको पहले ही बता दिया, संकेत यानी वो फैक्ट आप निकाल लीजिएगा। तो क्या कर लेंगे या मैं इसको भी लिखवाऊं बेटा? निवेश है तो क्या होता है? तो निवेश है तो क्या होता है एक बार बता देता हूं। पूंजी निर्माण और बुनियादी ढांचे में सुधार होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? यानी यदि निवेश बढ़ेगा तो इससे बुनियादी ढांचा, उद्योग और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती। तो ये सब बता रहे, रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीजें कर लेंगे। प्रियंका कुमारी क्या कह रही है? प्रियंका बेटा डिमांड जब होगी तो सप्लाई तैयार होगी, और सप्लाई डिमांड को भी प्रभावित करती है। दोनों इकोनॉमी में सब कुछ साइक्लिक रूप से जुड़ा होता है। ऐसे कर लेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी है, मैंने अभी स्टार्टिंग में इसी विषय पर खूब विस्तार से आप लोगों से बातचीत की थी। जतन, सब बच्चे कर लेंगे एक बार, सब बताएं। जतन यार तुम लोगों से बहुत उम्मीद है इस बार भाई, प्रीलिम्स फेल मत करना यार, नाम मत कटाना, क्योंकि अगर तुम लोग फंसे तो फिर समझ लो कि मैं ही फंस जाऊंगा भाई। क्या बच्चों को मुंह दिखाऊंगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, 25 में उलट दूंगा, पलट दूंगा। अच्छा अभी जितने बच्चे उसमें 25 वाले हो सब, अब आता है भारत में जीडीपी वृद्धि और राजकोषीय घाटे के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। बजट निर्माण में जीडीपी अनुमानों की क्या भूमिका होती है? अब बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको मैं समझाता हूं। इस प्रश्न का क्या फॉर्मेट होगा? परिचय, ठीक है। नगमा हुडा तुमसे भी बहुत उम्मीद है बेटा, ठीक है। तो जो बच्चे मेंस में आंसर बहुत अच्छा लिख रहे हैं, किसी का नाम ना लूं तो आप हमारी क्लास में सभी बच्चों से, तो जिसका आ जाता है स्क्रीन पे वो, ठीक है। अब दूसरा आता है जीडीपी वृद्धि दर और राजकोषीय घाटे के बीच संबंध, ठीक है। और फिर आता है तीसरा, बजट निर्माण में जीडीपी अनुमानों की भूमिका। यही आता बेटा, और फिर एक निष्कर्ष, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। तो परिचय में क्या लिखेंगे? परिचय तो लिखना आपको आ गया कि भारत में जीडीपी वृद्धि दर और राजकोषीय घाटा दो महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, या आप कह देंगे पोटेंशियल जीडीपी डिटर्मिनेंट्स हैं। जीडीपी वृद्धि दर अर्थव्यवस्था की गति को दर्शाती है, जबकि राजकोषीय घाटा सरकार के राजस्व अर्जन और व्यय के बीच के अंतर को दिखाता है। पॉइंट इज क्लियर, बहुत सरल है, बस आपको लिखने की कला सीखनी। बजट ये हो गया, यानी पहली चीज हमने बताई। अब इंट्रो में पूरा प्रश्न आता है, अब इस वाले पार्ट को ले रहे हैं। बजट निर्माण में जीडीपी अनुमानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह सरकार के राजस्व, व्यय और आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। यानी प्रश्न धीरे धीरे सीखेंगे। प्रस्तावना में बच्चों हम पूरे प्रश्न को ही एक बार अपने ढंग से अपनी लैंग्वेज में क्लियर करते हैं, जिससे एग्जामिनर ये जान पाए इसकी यह बच्चा प्रश्न की डिमांड को समझ गया है। जो नए बच्चे होंगे थोड़ा धीरे धीरे सब समझ जाएंगे बच्चों। जो काम हमने 20-21 साल की उम्र तक नहीं किया, अब अगर आप करने जा रहे हैं तो समस्या तो है। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है आंसर राइटिंग। कल आंसर राइटिंग वाले बच्चों को मजा आएगा। आंसर राइटिंग जो हमारे कोर्स में है, कल आईआर की क्लास होगी सुबह 10:30 बजे, जिसमें 20 क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा। तो वो आंसर राइटिंग वालों को भी मिलेगा, बिहार वालों को भी मिलेगा, बीपीएससी के जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं और जो यूपी के मेंस लिख रहे हैं, ठीक है।
अब आता है जीडीपी वृद्धि दर और राजकोषीय घाटे के बीच संबंध। ये बड़ा महत्वपूर्ण, इसको मैं अगली स्लाइड पे आपको समझाना चाहूंगा। क्या? जीडीपी वृद्धि दर और राजकोषीय घाटे के बीच संबंध क्या है, जरा देखिए। पहला अगर हम देखें, पहली कंडीशन में, तो अगर उच्च जीडीपी वृद्धि है यानी ऊपर की तरफ, तो कम राजकोषीय घाटा होगा। बोलो बेटा कैसे होगा? अरे भैया, जब जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी तो सरकार को रेवेन्यू भी, कर वगैरह भी, टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी तो खूब मिलेगा। खासकर टैक्स का यहां पर रोल है। इससे क्या, जब सरकार का राजस्व बढ़ेगा तो सरकार उधार लेने से बचेगी, और जब उधार नहीं लेगी तो राजकोषीय घाटा नियंत्रित रहेगा। मित्रों, मजा आ गया? तो ये हो गया जीडीपी वृद्धि दर और राजकोषीय, यानी अगर जीडीपी, और अगर मान लीजिए जीडीपी निम्न, दूसरा पॉइंट, निम्न जीडीपी वृद्धि होगी तो क्या होगा? अधिक राजकोषीय घाटा होगा, अधिक फिजिकल डेफिसिट। आप कहेंगे सर कैसे? तो वही इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। धीमी गति से अगर बढ़ती है तो कर संग्रहण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे गुरुजी कम होगा। तो जब कम होगा तो सरकार का खर्चा तो उतना ही है, तो फिर क्या करेगी सरकार? उधार लेकर के अपने खर्च को पूरा करेगी, जिससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। मजा आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, ओके। तो जीडीपी वृद्धि दर और राजकोषीय घाटे के बीच संबंध शायद मैंने आपको दोनों चीजों से समझा दिया। पॉइंट इज क्लियर? अब दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों, एक और संबंध यहां, राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट और सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का संबंध। हालांकि वो पहले में ही आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, सरकार का व्यय क्या होता है? एक तो इंफ्रा पर व्यय करती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर, जैसे अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, हम बहनों माताओं को 2100 रुपया, हम बहनों माताओं को 2500 रुपया। क्या चल रहा है इस देश में? आप विचार कीजिए। तो ये सब क्या है? ये जो पैसा जा रहा है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो अलग बात है। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि ये क्या चल रहा है, यही सब तो सरकार का खर्चा है। तो जो सरकार का व्यय है वो दो प्रकार से होता है गवर्नमेंट, एक तो होता है इंफ्रा पर और एक होता है सोशल सेक्टर पर, स्कीम्स पर, योजनाओं पर, सब्सिडी पर। तो इन दोनों के खर्च से क्या राजकोषीय घाटा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा। और एक और है मुद्रास्फीति और ब्याज दरों पर प्रभाव। किस चीज का? जीडीपी वृद्धि के धीमी रहने का। अगर जीडीपी की वृद्धि मेरे प्यारे में जैसा अभी धीमी है, नीचे की तरफ है, तो सरकार अत्यधिक ऋण लेकर खर्च बढ़ाती है तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी कि नहीं? कैसे? अरे भैया, वो कर्जा लेगी, आरबीआई से कहेगी कि रुपया छापो, मार्केट में रुपया और आ जाएगा, वस्तुएं उतनी ही है, तो महंगाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? और महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही वह ब्याज दर बढ़ाएगी तो फिर इन्वेस्टर कहेगा कि हम इतनी महंगी ब्याज दर पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। कंज्यूमर कहेगा हम इतने ईएमआई पर गाड़ी नहीं खरीदेंगे, स्कूटर नहीं खरीदेंगे। तो इससे निवेश और कंजम्पशन और अन्य आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती। मजा आ गया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि जीडीपी अनुमानों की क्या भूमिका होती है, तो बताने की जरूरत नहीं। इससे राजस्व और व्यय का निर्धारण करने में सहयोग मिलता है, पीछे भी बता चुका। ठीक है ना? तो ये सब तो आपको पीछे वाले टॉपिक में ही आ गया है कि बजट अनुमान से क्या फायदा होता है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को भी आप डील लेंगे, क्योंकि सरकारी खर्च, सार्वजनिक निवेश की प्रवृत्तियां, ये सब आपको मैं समझा चुका हूं। एक बार पढ़ो, सब लोग बताओ समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो इस प्रश्न को?
ठीक है। अरे भाई, बढ़ते सरकारी व्यय से जीडीपी विकास को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप मुझे बताइए। आप कहेंगे सर अगर इंफ्रा पर होगा तो मिलेगा, लेकिन अगर जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, स्वाभाविक एक समस्या रहेगी, नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न का परिचय कैसे लिखेंगे? अगर लिखना हो, सोचिए आप लिखेंगे सरकारी खर्च और सार्वजनिक निवेश, दोनों चीजें। सरकारी खर्च और सार्वजनिक निवेश किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर आप लिखेंगे सरकारी व्यय। तो आप लिखेंगे बजट में सरकारी व्यय के दो घटक होते हैं, एक होता है राजस्व और एक होता है पूंजीगत। तो जो राजस्व होता है जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी, जो पूंजीगत होता है जैसे बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पर खर्च होता है। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अब ये वाला प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था, इसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है, जरा कमेंट करिए। इसके बारे में आपने क्या सोचा है, जरा कमेंट कीजिए, देखूं आप इसको पकड़ पाए हैं कि नहीं। आरबीआई की मौद्रिक नीति पर संभावित प्रभाव, यानी क्या हो सकता है इस नीति के द्वारा, बोलो भाई। नहीं बेटा, ये क्या कह रहा है कि संभावित प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, ये इस प्रश्न को मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा। चलिए लिखिए जरा, ये बहुत महत्वपूर्ण परिचय। ऑब्वियस है, मौद्रिक नीति के बारे में सबसे पहले आपको लिखना है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित एक महत्वपूर्ण पॉलिसी टूल है, नीति उपकरण है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास को स्थिर बनाए रखना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। ये आपको लिखना पड़ेगा इंट्रो में ही। और फिर आप लिखेंगे जो अभी का टॉपिक है, जीडीपी अनुमानों से देश की आर्थिक वृद्धि और मांग और आपूर्ति की स्थिति का संकेत मिलता है, जिससे आरबीआई अपनी नीतियों को समायोजित कर सकता है, यानी उसके आधार पर आरबीआई अपनी नीतियां बनाता है, यानी ये जो डेटा उसके आधार पर आरबीआई अपनी नीति बना सकता है। ये हमने इंट्रो में दिया। ठीक है, अब आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको जानने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको जानना है, यानी दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसको जानने के लिए यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जो आज के इस एडिटोरियल की जान होने वाला है। जीडीपी वृद्धि, और ये फैक्ट आपको भी नहीं पता है जो मैं बताने जा रहा हूं, जीडीपी वृद्धि और मौद्रिक, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा है तो कहां साहब, मौद्रिक नीति के बीच संबंध। आप कहेंगे सर ये तो मुझे आता है, हम कहेंगे नहीं आता, मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट ये आएगा, और फिर तीसरा पॉइंट आएगा कि संभावित प्रभाव। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी दूसरे के आधार पर ही हम संभावित प्रभाव बना पाएंगे। तो आइए जरा दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, कि जीडीपी वृद्धि के अनुसार आरबीआई के संभावित कदम। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिएगा, इसको समझना कितना महत्वपूर्ण है। तो एक टेबल मैं बना रहा हूं, एक तरफ लिखिएगा आप जीडीपी वृद्धि की स्थिति, और इस स्थिति के अनुसार आरबीआई की संभावित मौद्रिक नीति। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों मजा लीजिए, आरबीआई की
यानी जीडीपी वृद्धि की स्थिति और आरबीआई की संभावित मौद्रिक नीति। अब अगर उच्च जीडीपी वृद्धि यानी 7% से ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, और अगर मध्यम जीडीपी वृद्धि है यानी 5 से 6% तो आरबीआई करेगा, और अगर निम्न या कम जीडीपी वृद्धि है यानी 5% से भी कम तो आरबीआई क्या करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 कंडीशन होती है। तो अगर उच्च यानी ये आपको याद कर लेना है, अगर 7% से ज्यादा है तो क्या होगा, जरा आप विचार कीजिए। इससे आरआर यानी रेपो रेट में वृद्धि हो सकती है अगर 7% से ज्यादा है। क्यों होगी वो मैं समझा रहा हूं। अरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मांग और बढ़ जाए। ताकि मांग को संतुलित किया जा सके, यानी महंगाई नियंत्रण के लिए लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी ईएमआई रेट वगैरह बढ़ा दिया जाएगा, रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा। ये वो करता है अगर 7% से ज्यादा जा रहा है, भैया बचा के चलो। लेकिन अगर 5 से 6% है तो मौजूदा नीतियां जो भी चल रही वो बरकरार रहेंगी। मौजूदा नीतियां जो भी चल रही वो बरकरार रहेंगी, याद रखिएगा। और इसमें भी एक कंडीशन है कि यदि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति नियंत्रण में है तो नीतिगत दरों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ध्यान समझिए। लेकिन अगर जीडीपी वृद्धि दर, तीसरी कंडीशन, 5% से कम है तो यहां पर रेपो में कटौती की जा सकती है, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा जाए, यानी ब्याज दर सस्ती हो और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, यानी लिक्विडिटी फ्लो सुनिश्चित किया जा सके। तो आरबीआई जीडीपी वृद्धि के अनुसार इस प्रकार के संभावित कदम उठाता है। चूंकि हमने संभावित बात की है, अभी वो क्या उठाएगा हमें क्या पता। प्रश्न में आपसे संभावित पूछा था, जो पूछ रहा है गांधी जी ना होते तो क्या होता, इतिहास में पूछा। जो बच्चे करें अब तो गांधी जी हैं, उनके बिना इतिहास कैसे होगा, तो लिखेगा यह प्रश्न ही अपने आप में अपूर्ण है। यानी अगर जैसे वो प्रश्न पूछा था ना कि गांधी के बिना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कैसा रहा होता, तो मान लीजिए कोई बच्चा लिखे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कि यह प्रश्न ही अपने आप में अपूर्ण है इंट्रोडक्शन में, क्योंकि गांधी के बिना तो हम राष्ट्रीय आंदोलन और स्वाधीनता की संकल्पना नहीं कर सकते, चूंकि 1917 के बाद के राष्ट्रीय आंदोलन को अधिकांश इतिहासकारों ने गांधीवादी चरण कहा है। समझ रहे हो। और वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें उधर नहीं जाना ना। यूपीएससी जो पूछ रहा है, यूपीएससी ये कह रहा है कि भैया तुम बताओ ना होते तो क्या होता। तो वैसे यहां पर मैं संभावित की बात कर रहा हूं, इसीलिए इस टॉपिक को मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। ठीक है बेटा। अब आता है, आपने ये चार्ट बना दिया, अब आता है आपका तीसरा वाला पार्ट, यानी यहां पर जो बिंदु लिखा हुआ है कि संभावित प्रभाव, यानी किसके आधार पर, वर्तमान जीडीपी का अनुमान यानी 6.5%। ठीक है। तो क्योंकि ये 6.5% है तो ये अमूमन पहली कैटेगरी में है, दूसरी कैटेगरी में 5 से 6 वाले में नहीं है, तो ये पहली कैटेगरी में। तो संभावित प्रभाव क्या होगा अगर पहली कैटेगरी में है, आपको मैंने बता दिया। यानी यदि जीडीपी अनुमानों के अनुसार अर्थव्यवस्था मजबूत गति से 6.5% की दर से या 4% की दर से बढ़ रही है, तो यह दर्शाता है कि इकोनॉमी में डिमांड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हां, जो लेवल होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन है। ऐसे में ज्यादा मांग मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है, जिससे आरबीआई क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शनरी, थोड़ा सा कठोर मौद्रिक नीति अपना सकता है। और इसमें क्या क्या करेगा, वो रेपो रेट को या तो बढ़ा देगा या जैसा अभी है यथास्थिति यानी न्यूट्रल स्टांस अपना बनाए रखेगा। इससे ऑब्वियस है, अगर बढ़ाएगा तो ऋण महंगा होगा, उपभोग और निवेश में गिरावट आएगी, लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार वह न्यूट्रल ही रहेगा, जैसा मुझे, ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, बताने की आवश्यकता नहीं। तो इस हिसाब से
अब बच्चों बताओ मजा आया कि नहीं, यानी एक नए ढंग से आपने सोचा कि नहीं सोचा। संभावित प्रभाव के लिए हमने एक चार्ट बनाया और कहा कि भाई अभी स्थिति उतनी गंभीर नहीं, इसलिए अभी हम संभव है कि वही न्यूट्रल स्टांस लेकर के चले, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी मुद्रास्फीति है, ग्लोबल सप्लाई चैन भी डिसरप्ट है, बाधित है, तो अभी वो वही नीति लेकर के चलेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद एक अच्छा प्रश्न है जो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरा पढ़िए आप, बताइए मुझे। ठीक है, अब इस प्रश्न को एक बार आप देखिए। भारत में विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी वृद्धि दर अन्य प्रमुख क्षेत्रों से धीमी क्यों रहती है? विचार कीजिए भाई। इस प्रश्न को आपको, चूंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है और आपको सारे कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर भी होने चाहिए। अब जैसे रूपांजलि कह रही सर फर्स्ट सेक्टर स्किल की कमी, ईशा साहू हरिओम प्रतिस्पर्धा की कमी, ईशा साहू इन्वेस्टमेंट की कमी, यानी बहुत सी चीजें आप लोग कह रहे हैं। ठीक है, प्रियंका तुम जो क्वेश्चन पूछ रही हो लास्ट में पूछना बेटा, अभी इस टॉपिक के बाद, क्योंकि ठीक है। तो ऑब्वियस इस प्रश्न में एक परिचय होगा, इंट्रो होगा, मैंने आप लोगों के कमेंट देख लिए हैं, ठीक चल रहे हैं। फिर इसके बाद कारण क्या है धीमी वृद्धि के, ठीक है, यही प्रश्न का मेन पार्ट है, और फिर एक निष्कर्ष होगा। तो ये मैं आपको कराना चाहता हूं, आप सब लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहेंगे? चलिए अब थोड़ा सा एक ऑफलाइन के अंदाज में इस प्रश्न का उत्तर लिखवाता हूं, क्योंकि हर चीज मैं ही लिखूं ये कहां तक। ठीक है, लिखेंगे ऑफलाइन के अंदाज में, जैसे ऐसे ऑफलाइन में 10 साल तक ऑफलाइन मैंने पढ़ा है। चलिए लिखिए। भारत में विनिर्माण क्षेत्र, थोड़ा हर प्रकार का आनंद लीजिए। भारत में विनिर्माण क्षेत्र औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर और कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की तुलना में इसकी वृद्धि दर अपेक्षाकृत धीमी रही है। ऑफलाइन में इसे मजा आता है, कभी इधर देख लो कभी उधर देख लो पढ़ाते पढ़ाते। ऑनलाइन में एकदम आंख लगाए रहना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया इंट्रो। अब पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए विनिर्माण क्षेत्र का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में 15 से 20% के बीच में इसका योगदान है। लिखिए, कहीं 16 मिलता है, कहीं 17 मिलता है, तो 15 से 20% लिख लीजिए। पहला इसका योगदान है जीडीपी में। दूसरा है रोजगार और निर्यात वृद्धि का प्रमुख स्रोत है। तीसरा है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं के बावजूद अपेक्षित गति नहीं पकड़ सका। अब आएगा कारण, यानी क्यों धीमी वृद्धि के कारण। लिखिएगा धीमी वृद्धि में सबसे पहला उसको लिख लीजिएगा ए स्ट्रक्चरल इश्यू, और ए में 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे। फिर बी, ए हो गया स्ट्रक्चरल इश्यूज यानी संरचनात्मक समस्याएं, पहला अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे लॉजिस्टिक्स
इससे आपको एक आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स, परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति में कमी, पहला। परिणाम उसी में परिणाम, लागत बढ़ने से वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमी आती है। तो ये स्ट्रक्चरल इश्यू में पहला हो गया। स्ट्रक्चरल इश्यू में दूसरा, भूमि अधिग्रहण और नियामक बाधाएं, यानी नियम कानून की बाधाएं। भूमि अधिग्रहण और नियामक बाधाएं, जैसे भूमि अधिग्रहण कठिन और महंगा होने के कारण नए उद्योग स्थापित करने में दिक्कत। उसी पॉइंट में भूमि अधिग्रहण, लंबे, जैसे के बाद एक और, लंबे समय तक चलने वाली पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया, यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तीसरा, श्रम कानूनों की जटिलता, यानी स्ट्रक्चरल में ही तीसरा आएगा भूमि के बाद, श्रम कानूनों की जटिलता। जैसे भारत में श्रम कानून कठोर और जटिल है। भारत में श्रम कानून कठोर और जटिल है, जिससे उद्योगों को लचीलापन नहीं मिलता। उसी में अगला, उसी में श्रमिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौशल विकास की कमी, यानी स्किल डेवलपमेंट एक बड़ा इश्यू है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल में 3 और उनके उदाहरण। अब आइए लिखिए इस बी, यानी धीमी वृद्धि के कारण में ए में 3 पॉइंट आए। अब आइए बी लिखिए, इसमें भी 3 पॉइंट आएंगे। घरेलू मांग में अस्थिरता, यानी कि डोमेस्टिक डिमांड भी नहीं हो रही। लिखिएगा घरेलू मांग में अस्थिरता, घरेलू मांग में अस्थिरता। जैसे महामारी के बाद मांग में गिरावट, बी की हेडिंग बना लीजिएगा बच्चों, आर्थिक और बाजार संबंधी चुनौतियां। एक संरचनात्मक हो गया, दूसरा हो गया आर्थिक और बाजार संबंधी। बाजार मतलब वही कि बाजार में डिमांड ही नहीं, आर्थिक और बाजार संबंधी चुनौतियां। एक हो गया घरेलू मांग में अस्थिरता, यानी महामारी के बाद मांग में गिरावट। अब अगला पॉइंट आइए उसी में, बी में, निवेश और वित्त पोषण की कमी। जैसे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में, भारतीय विनिर्माण में विदेशी निवेश, भारतीय विनिर्माण में विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र की तुलना में कम। उसी में फिर एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, जैसे एमएसएमई को पूंजी और क्रेडिट की समस्या। अगला पॉइंट आएगा उसी में, बी वाले में ही, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आयात पर निर्भरता। यानी हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खरे नहीं उतर रहे हैं, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आयात पर निर्भरता। जैसे चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में भारत का निर्यात प्रतिस्पर्धी नहीं है। अब लिखिए सी, ए बी के बाद सी, नीतिगत और व्यापार से जुड़ी चुनौतियां। अब वो निबंध भी आ जाएगा, यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंत्र कर दिया। नीतिगत और व्यापार से
जुड़ी चुनौतियां। लिखिएगा उच्च कर और जटिल जीएसटी संरचना। अगला लिख लीजिएगा अनुसंधान और नवाचार की कमी। हो गया, मतलब उसी सी वाले पॉइंट के अंदर। अब सुधार लिख लीजिएगा, समाधान इन्हीं स्थितियों को पलट दीजिए, यानी कि जितना लिखा है बस आपको समाधान में इन स्थितियों को पलट दिया जाए तो समाधान आपको कभी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, और फिर आप अगर निष्कर्ष के लिए शब्दावली बची है तो लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मजा आया कि नहीं मजा आया? अब आप सोचो कि एक ही टॉपिक को पढ़ाने में कितना समय लग सकता है, आप सोचिए ना, ये चीज है। तब जाकर के हम यूपीएससी के आसपास पहुंचेंगे बेटा, क्योंकि इसीलिए आप कहते हो ना बाद में तो कोचिंग संस्थाएं खड़ी हो जाएंगी, यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल सिविल सर्विसेज। बस बच्चा खुश, हाँ यार बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे क्यों नहीं प्रेडिक्टेबल है? आप देखिएगा सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, कहां से पूछेगा वो? प्रियंका कह रही स्पीड नहीं बढ़ पाता। स्पीड बढ़ाने के लिए बेटा ना तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या, उंगली को तोड़ देना पड़ेगा। अब आता है कृषि क्षेत्र में सतत वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए किन संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है? जीडीपी अनुमानों के आधार पर सुझाव दीजिए, सुझाव दीजिए भाई। तो क्या सुझाव देंगे? तो सबसे पहले आपको चुनौतियां बतानी होती है ना भाई। कृषि क्षेत्र के सामने कौन कौन सी चुनौती, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो आप क्या बताएंगे? कौन कौन सी चुनौतियां हैं, बोलिए। हरिओम कह रहा है ये उंगली तोड़ने का मतलब मुहावरा उंगली तोड़ मत देना। भाई सिंचाई और जल प्रबंधन की समस्या है, असमान भूमि जोत है, छोटे जो ऑपरेशनल जो होती, कितनी बार पढ़ा चुका हूं, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक की कमी है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये सब कितनी बार बता चुका हूं, पर्यावरणीय आपदाएं, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इन सब को आपको दूर करना है, तब जाकर के आप एग्रीकल्चर में जीडीपी, मतलब एग्रीकल्चर और जीडीपी को बेहतर ढंग से जोड़ पाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों पर अब आप देख सकते हैं, इतना पढ़ाने के बाद भी प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए, उन पर आप आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा, लिख लेंगे, मजा आ गया। अब आता है, देख सकते हैं प्रीलिम्स, कोई कंजूसी है कहीं से? आप देख सकते हैं 2015 में आपसे प्रश्न पूछा, पिछले दशक में यही पूछा ना बेटा, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में लगातार वृद्धि हुई। अब बताओ मजा आया कि नहीं? अभी आपने क्या पढ़ा? इस बार 6.4 रहेगा, जो कि पिछले 4 वर्षों में निम्नतम है। तो इसका मतलब अभी वाले डेटा के आधार पर भी पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आंसर इज 2। मजा आया? ये है यूपीएससी। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन, यानी जीडीपी और जीबीए के बारे में आपको से प्रश्न पूछ लिया गया, आप इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर राजकोषीय घाटे का जिक्र था, उसके बारे में प्रश्न पूछ लिया गया, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म यानी अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पे आइए। ये अभिव्यक्ति पास है, जो बच्चा ले लेगा उसको हमारे सभी कोर्स में 2 साल तक पूरी फ्री एक्सेस रहेगी। हर एक कोर्स जो लॉन्च होगा उसको, उसके लिए अलग से कोई पैसा नहीं देना आने वाले 2 वर्षों तक, जिसमें ऑप्शनल जीएस, आंसर राइटिंग, व्हाट एवर जो भी वो पढ़ना चाहता है, प्रीलिम्स मेंस सब, तो ये आपके लिए है। और इन फोन नंबर्स पर आप कॉल करके कनेक्ट भी हो सकते हैं।
बाकी फाउंडेशन अगर आप जीएस का करना चाहते हैं, आपके लिए आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी साहित्य ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये हमारा हिंदी साहित्य का बैच। हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, दोनों विषय मैं ही पढ़ाता हूं। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पाथ यानी प्रीलिम्साथॉन का 2.0, आप सब बच्चों अपने दोस्तों को भी कह सकते हैं कि वो इसके साथ जुड़ जाएं। 10 तारीख से नया टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। बाकी 17वीं बीपीएससी मेंस की भी तैयारी हो रही है, आप सब जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से बिहार पीसीएस की, यूपी पीसीएस की भी मेंस की तैयारी हो रही है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है।